अगर प्रोफेशनल पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना है तो आपको लिंक्डइन से स्टार्ट करना पड़ेगा। 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहला यूआरएल, देन आपका प्रोफाइल फोटो और एक आपका हेडलाइन। प्रोफाइल फोटो लिंक्डइन पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी एक ब्लर्ड फोटो है या बहुत ज्यादा क्लियर शॉट नहीं है आपकी फोटो का, या आपने फोटो ही नहीं लगाई, तो एम्प्लॉयर आपकी प्रोफाइल में इंटरेस्ट ही शो नहीं करता है, वो मे भी आपकी प्रोफाइल को स्किप कर दे। ये एटीएस क्या है, ये कैसे काम कर रहा है? एटीएस के अंदर तो कमांड फिक्स्ड है, उसके अंदर जो रिक्वायरमेंट डाली है वो रैंकिंग करेगा। अगर आप उस रैंकिंग को मीट कर रहे हो, और जनरली बोलते हैं कि अगर आपका रिज्यूमे या आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल 70 to 80% रैंकिंग मीट कर रही है तो ही आप शॉर्टलिस्ट होगे। अपना इंट्रोडक्शन सीट के फॉर्मूले से बनाओ तो इट वुड साउंड डिफरेंट, और उसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। को अपने स्किल्स पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी इंटरव्यू के लिए अपना इंट्रोडक्शन ऐसा प्रिपेयर कर लो, योर इंट्रोडक्शन कैन लीड टू वेयर यू वांट योर इंटरव्यू टू गो। हेलो विकास जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया। मैं चाहूँगा कि आप ऑडियंस को कुछ अपने बारे में बताइए। ओके, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर द इनविटेशन। सेटअप बहुत बढ़िया है, आई रियली लाइक द सेटअप। और मेरी जर्नी एज अ टीचर स्टार्ट हुई थी 2011 में। मेरा नाम विकास नैन है एंड मैं 180 स्टूडेंट्स में से आई वाज द ओनली स्टूडेंट इन माय पोस्ट ग्रेजुएशन जिसको टीचर बनना था। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 2011 में। आफ्टर माय पोस्ट ग्रेजुएशन मैं टीचर बना और अभी 13 साल की जर्नी हो गई है। तो मैं काम करता हूँ मार्केटिंग डोमेन में, स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता हूँ मार्केटिंग, और साथ के साथ मेरा एक स्टार्टअप भी है द ट्रायड के नाम से, वेयर वी वर्क ऑन क्रिएटिंग अ पर्सनल ब्रांड, रिज्यूमे राइटिंग, या अगर कहें तो लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, उस पर हम काम करते हैं स्टूडेंट्स के साथ। ठीक है, तो मतलब आज हम बहुत कुछ जानने वाले हैं कहीं ना कहीं सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में। तो कहाँ से शुरू कर सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना सबसे ज़्यादा ज़रूरत आज के समय पे ना पर्सनल ब्रांडिंग की है। आप किसी भी कॉर्पोरेट फील्ड में जाओ, कहीं भी जाओ, आप खुद में अगर एक ब्रांड नहीं हो तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये पर्सनल ब्रांडिंग है क्या चीज़, सबसे पहले ये बताओ। सबसे पहले तो जैसे तुमने कहा कि मुझे भी लग रहा है कि आज का पॉडकास्ट वुड बी रियली हेल्पफुल इवन फॉर द ऑडियंस, और तुम्हारे लिए भी, लाइक यू हैव स्टार्टेड दिस बिल्कुल। पॉडकास्ट। तो एक पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर उसके लिए ना समझना पड़ेगा कि पर्सनल ब्रांड है क्या। ब्रांडिंग सुना होगा आप लोगों ने। बिल्कुल। ब्रांडिंग, जब हम प्रोडक्ट या सर्विसेज की बात करते हैं तो हम जैसे ही वो एप्पल का लोगो देखते हैं तो हम पहचान लेते हैं कि आईफोन है या एप्पल का कोई प्रोडक्ट है। बिल्कुल। अगर मैं आपको 3 कोला ड्रिंक सामने रख दूं और मैं पूछूं कि सबसे स्ट्रॉन्ग वाली कौन सी है, पेप्सी, कोक और थम्स अप, तो जैसे ही मैं पूछूंगा स्ट्रॉन्ग वाली सबसे कौन सी है, तो थम्स अप आता है सामने से कि भाई थम्स अप सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बॉटल का लोगो देख के, कलर देख के आप ड्रिंक का बता सकते हो कि, तो वो एक इमेज हमारे माइंड में ऑलरेडी क्रिएटेड है उन प्रोडक्ट्स के लिए। सिमिलरली क्या कभी मुझे लगता है कि पर्सनल ब्रांडिंग इज़ जस्ट लाइक ए कॉलिंग कार्ड। ओके। आप किन कैरेक्टरिस्टिक्स, किन ट्रेट्स, आपके स्किल्स की वजह से आप जाने जाते हो। लेट्स अज्यूम कि आफ्टर 6 मंथ आकाश को मे बी आपके पॉडकास्ट की वजह से जानने लगे, बिल्कुल। तो वो जो 6 महीने की आपकी जर्नी रहेगी, जो आपने काम किया होगा, वो है पर्सनल ब्रांडिंग। ओके। वो जर्नी है पर्सनल ब्रांडिंग, और इट क्रिएट्स अ पर्सनल ब्रांड। आकाश भूटानी एक ब्रांड क्रिएट कर दिया उस जर्नी ने। एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल आपको देता हूँ। जो पहले पर्सनल ब्रांड थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन उनकी जर्नी चेंज हुई तो पर्सनल ब्रांड डिफरेंट हो गया। बॉलीवुड में अगर मैं आपसे एक सेलिब्रिटी का नाम पूछूं जिसको हम भाईजान के नाम से भी जानते हैं, भाई ऑफ बॉलीवुड भी जानते हैं, तो आपके माइंड में क्या क्या ना? सलमान खान। सलमान खान। तो पहला नाम आपके माइंड में आ रहा है सलमान खान का। बिल्कुल। और सलमान खान यूज्ड टू हैव अ वेरी रफ इमेज। अगर जब उनके कुछ केसेस थे, उनका अगर हिरन वाले केस की बात करें, एक एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट, तो उनकी एक बहुत नेगेटिव इमेज अगर हम बात करें मार्केट के अंदर या ऑडियंस के माइंड में थी। और वो अब उस इमेज की देखें तो लोग इतने ज़्यादा फ़ैन हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीज़न रहा होगा। बिल्कुल। तो जैसे बीइंग ह्यूमन आया, बीइंग हाँ। ह्यूमन चैरिटी करता है, प्रोडक्ट्स हैं मार्केट के अंदर, द टाइप ऑफ मूवीज़ ही इज सिलेक्टिंग। सिमिलरली अगर मैं शाहरुख खान का एग्जांपल लूँ तो जब रोमांस की बात आती है तो माइंड में एक नाम आता है शाहरुख खान, बिल्कुल। किंग ऑफ रोमांस, शाहरुख खान का नाम माइंड में आता है। तो वो जो पूरा का पूरा प्रोसेस रहा है, वो एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड होने में, वो पर्सनल ब्रांडिंग है। तो कुछ तो ऐसी चीज़ें बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन ने की होंगी कि वो जो एक इमेज थी
वो कुछ साल के बाद वो इमेज चेंज होगी। हाँ हालांकि हम कमेंट नहीं कर सकते, कोर्ट ने अलग स्टेटमेंट दिया, लेकिन ऑडियंस के माइंड में तो जो एक विजुअलाइजेशन था, जो एक पिक्चराइजेशन थी, और एक बॉलीवुड स्टार की अपनी अलग एक इमेज होती है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि रणवीर सिंह और रणवीर कपूर दोनों ही आज की जनरेशन के स्टार्स हैं, बिल्कुल। तो दोनों में से ज़्यादा एनर्जेटिक स्क्रीन पे कौन दिखते हैं? अगर उनको रणवीर सिंह। और अगर मैं उनके ड्रेसिंग सेंस, अटायर्स की बात करूँ, तो ज़्यादा फंकी या ज़्यादा डिफरेंट कौन डालता है? रणवीर सिंह। रणवीर मैं तो सिंह। फैन हूँ उसका, इसी तो वजह से शायद कि उसके कपड़ों का एंड ऑल सब की वजह तो से। वो आपके माइंड में एक पर्सनल ब्रांड, क्योंकि अब मान लो आप उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेट्स या जो भी उनके स्किल्स हैं, उसकी वजह से आपके माइंड में एक इमेज क्रिएटेड है, वो पर्सनल ब्रांड बन गया। रणवीर सिंह का अपना एक पर्सनल ब्रांड क्रिएटेड है, वो चाहे उसकी ड्रेसिंग सेंस है, वो जो चॉइस ऑफ मूवीज, या जैसे वो स्क्रीन पे उनकी प्रेजेंस है, उस वजह से भी है। जब भी आप उनको कहीं पार्टी में, किसी टीवी शो में देखते हो, तो एक अलग ही लेवल ऑफ एनर्जी होती है। बिल्कुल। वहीं रणवीर कपूर को देखे तो बहुत ही थोड़ा सा शांत, सोबर डिसेंट, हाँ। वो एक इमेज उनकी है। तो ये जो प्रोसेस है, दिस इज़ पर्सनल ब्रांडिंग। ये पूरा प्रोसेस हर इंडिविजुअल के लिए ज़रूरी है आज के दिन, क्योंकि आप compete कर रहे हो, और जब आप compete कर रहे हो, मान लो कि हम किसी भी पर्टिकुलर लेवल पे अगर हम 10 लोगों में से किसी को चूज़ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसके स्किल्स के बेसिस पे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे उसमें से चूज़ करेंगे। लेकिन वो हमें पता कैसे लगेगा कि ये पर्सनल ब्रांड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या ट्रेट्स हैं? तो वो सोशल मीडिया उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है, उस ब्रांड को क्रिएट करने में। अब हमने बात की कि हमने बात की कहीं ना कि जो ऑलरेडी ब्रांड है इंसान, तो वो कैसे, एक तरह से हम कह रहे हैं सलमान खान की हमने बात की कि कैसे उसकी एक नेगेटिव जो उसकी चीज़ों की बनी हुई थी, इमेज बनी हुई थी, उसको पॉजिटिव लाने में उसकी ब्रांडिंग ने कैसे हेल्प किया। मैं जानना चाहूँगा कि ये एक नॉर्मल इंसान के लिए जो एक कॉर्पोरेट लाइफ में है, या फिर एक नॉर्मली किसी जॉब में है, या कोई अपना बिजनेस कर रहा है, छोटा सा स्टार्टअप कर रहा है, तो उसको उसके लिए क्यों ज़रूरी है ये इतनी? तो पहली चीज़ तो हमारे डिजिटल फुटप्रिंट्स। आज के दिन डिजिटल फुटप्रिंट्स बहुत ज़्यादा, मतलब हाउ यू आर यूजिंग योर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कैसे यूज़ कर रहे हो, उसकी वजह से आपकी पब्लिक में ऑलरेडी एक इमेज बिल्ड हो जाती है। आप जो भी पोस्ट करते हो, आप भी फेसबुक पे होगे, इंस्टाग्राम पे होगे, आप जो भी पोस्ट करते हो, उससे हमारे माइंड में एक इमेज ऑब्वियसली उस इंडिविजुअल के लिए। अब क्यों एक नॉर्मल इंसान के लिए क्यों ज़रूरी है, या आप बोल रहे हैं कि लेमैन के लिए क्यों ज़रूरी है कि भाई मेरे को पर्सनल ब्रांड बनाने की क्या ज़रूरत है? अगर आपको हायरिंग करनी है, लेट्स अज्यूम आप अपने इस पॉडकास्ट के लिए 3 लोगों की आपको हायरिंग करनी है, ठीक है, और आपके पास आए 30 एप्लीकेशंस, आपके पास आ गए, आपने हायरिंग का डाला, एडवर्टीजमेंट आपने डाली, और आपके पास 30 एप्लीकेशंस आ गए, और रिज्यूमे जब आप उनका उठा के देख रहे हो तो आपको लग रहा है कि यार ऑलमोस्ट सिमिलर है। 30 के 30 एप्लीकेशन में लिखा हुआ है कि मुझे VFX आता है, मैंने कोर्स किया हुआ है, जहाँ भी जिस भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से उन्होंने, या किसी भी कहीं से भी उन्होंने वो कोर्स किया। अब आप चेक कैसे करोगे उसके काम को? आप उसके काम को एक पीस ऑफ पेपर से तो चेक कर नहीं सकते। वो काम कहाँ रिफ्लेक्ट होगा? उसके इन प्लेटफॉर्म्स पे। अभी तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। पहले तो हम फेसबुक निकालते थे, सीधा किसी भी इंडिविजुअल को ढूंढना है, अगर मैं 10 साल पीछे भी चला जाऊं, तो किसी भी इंडिविजुअल के बारे में कुछ भी ढूंढना है तो हम उसका नाम टाइप करते थे और फेसबुक पे देखते थे कि यार क्या फ़ोटो लगी हुई है। हालांकि अब तो इन प्लेटफॉर्म्स पे भी बहुत रिस्ट्रिक्शंस है। जैसे आप अपनी प्रोफाइल को लॉक कर देते हो अभी फेसबुक पे, अगर कोई आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रोफाइल फ़ोटो दिख रही है, और वो भी आप जूम करके नहीं देख हाँ, सकते। वो जूम करके नहीं देख सकते। व्हाट्सएप पे अभी स्क्रीनशॉट बंद हो गया, किसी की डीपी का आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, पहले पॉसिबिलिटीज़ थी। तो वो सारी चीज़ें अभी तो बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो हम पहले इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ढूंढते थे, अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ज़्यादा हैं तो ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स पे ढूंढते हैं। अगर प्रोफेशनली किसी को ढूंढना है तो मेरे पास लिंक्डइन जैसा प्लेटफॉर्म है। अगर मुझे, जैसे हमने VFX की बात की, तो ऑब्वियसली उसका काम उसके इंस्टाग्राम हैंडल पे तो होगा ही ना। Yes. अगर सीरियसली कोई कर रहा है तो, और उसको प्रमोट कर रहा है, तो उसके इंस्टाग्राम हैंडल पे वो काम मिलेगा या फेसबुक हैंडल पे वो काम मिलेगा। बिल्कुल। उससे रिलेटेड उसने कुछ ना कुछ तो पब्लिश किया होगा, या फिर बिहाइंस पे जा सकता है वो। हाँ, तो दैट गिव्स अस एन इन्फॉर्मेशन कि भाई इस इंडिविजुअल के ये पोर्टफोलियो है, इस पोर्टफोलियो पे इसने काम किया है, ये प्रोडक्ट्स के लिए इसने काम किया है। तो वो आपको एक जजमेंट बनाने में हेल्प करता है। तो इसलिए आज के दिन अपना एक पर्सनल
ब्रांड क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, और वो बिल्ड करता है एम्प्लॉयर के माइंड में, या जो हायरिंग कर रहा है या जो भी प्रोफेशनल है, एक ट्रस्टवर्दीनेस बहुत ज़्यादा उसके अंदर आती है कि यार ये इसका काम। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैं पर्सनल ब्रांडिंग पे या लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन पे ऑलमोस्ट अभी 13-14 कॉलेजेस में मैं एक्सपर्ट टॉक दे चुका हूँ इसके ऊपर कि लिंक्डइन को ऑप्टिमाइज कैसे करें। तो आज इसी पे बात करते हैं हम, लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन करना कैसे है, सबसे पहले हम यही बात कर लेते हैं आज। तो लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन देखो, स्टार्ट मुझे लगता है कि किसी भी प्लेटफॉर्म की ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट करने से पहले या अपनी एक प्रोफेशनल इमेज बिल्ड करने से पहले, जो सबसे क्या कहेंगे उसको, फाउंडेशन है। फाउंडेशन से मुझे याद भी आता है, जैसे अभी करण का तुमने पॉडकास्ट किया था, तो एक घर के लिए नींव सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसमें तुम एरोडायनामिक्स और ये फाउंडेशन की बात कर रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। तो वो पॉडकास्ट मैंने फॉलो किया, इट वाज अ वंडरफुल पॉडकास्ट। तो उसके अंदर उस नींव, तो आप पूछ रहे हो कि ये स्टार्ट कहाँ से होगा, पर्सनल ब्रांडिंग या ये ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होगा? आपकी ईमेल आईडी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो मुझे लगता है। वेरी फर्स्ट स्टेप, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है आपकी ईमेल आईडी। क्या आपकी ईमेल आईडी प्रोफेशनल है? वो ये प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के साथ भी आती है। अगर मैं तुमसे तुम्हारा पर्सनल ईमेल आईडी पूछूं, तो क्या तुम्हारा पर्सनल? akash.bhutani208@hotmail.com। हाँ, मुझे पता था 208 या कोई ना कोई नंबर ज़रूर आएगा। कोई ना कोई नंबर ज़रूर आएगा। मैं अपनी ईमेल आईडीज़ अगर बताऊं, तो मैंने जो फर्स्ट ईमेल आईडी बनाई थी थोड़ी सी फ़नी है। इट वाज hbkvikas@gmail.com। नंबर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैंने HBK ऐड कर दिया था। वो HBK क्या था? शॉन माइकल्स जो WWE का सुपरस्टार है, तो वो WWE में HBK के नाम से ही वॉज वेरी वेरी फेमस। ये मैंने स्कूल टाइम में बनाई थी। तो व्हेन आई वाज इन माय ग्रेजुएशन, तो ऑरकुट लॉगिन के लिए मुझे लगता है। हाँ, ऑरकुट या इन्हीं चीज़ों के लिए। तो मैं ग्रेजुएशन में था, तो मेरे एक रिलेटिव ने मुझसे मेरी एक ईमेल आईडी पूछी, तो मैंने बताया कि hbkvikas@gmail.com। तो ही स्टार्टेड लाफिंग। वो भी WWE को, तब WWF था वो, तो उसको फॉलो करते थे। तो ही स्टार्टेड लाफिंग कि यार, तो मुझे लगा यार ये हंस क्यों रहे हैं। तो तब भी मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ, बट हाँ मुझे ये रियलाइज़ हो गया कि यार ये थोड़ी सी फ़नी है, और कहीं बताते हुए थोड़ा सा मुझे हेजिटेशन होगा। अगर मैं अब ग्रेजुएशन में हूँ, तो मैं अब थोड़ी सेंस ऑफ मैच्योरिटी अब आ गई है। तो मैंने क्रिएट की मैंने ढूंढा vikasnain@gmail। ऑब्वियसली वो यूज़र नेम मिलता नहीं है बहुत इजीली। तो मैंने बनाई विकास 15 15 इज़ मेरा बर्थ डेट। और जनरली लोग सबसे पहले अपनी बर्थ डेट, कोई गाड़ी का नंबर, मोबाइल का नंबर, कोई ऐसी डिजिट्स हम उसके अंदर यहाँ वो ऐड कर देते हैं। तो मैंने vikas15nain@gmail बनाया। फिर मैंने एक क्रिएट की vikasnain15@gmail.com। मेरा फेसबुक आज तक vikasnain15 क्योंकि मैंने जब फेसबुक फर्स्ट टाइम बनाया था, तो मैंने नई ईमेल आईडी बनाई। विकास15 से मेरा ऑरकुट चल रहा था, ऑरकुट बंद हो गया। आई वाज डूइंग माय MBA, तो MBA में फेसबुक नया नया आया था, क्रेज़ था। तो मैंने vikasnain15 से एक ईमेल आईडी बनाई। मैं सोचा था मैं इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करूँगा ऑरकुट वाले को, नई ईमेल आईडी से बनाता हूँ। तो vikasnain15 बना ली मैंने। फिर जॉब स्टार्ट की, तो मैंने एक और ईमेल आईडी बनाई, vikasnain@sonipat@gmail, क्योंकि मैं सोनीपत से हूँ, तो मैंने लोकेशन डाल दिया। मुझे कभी भी vikasnain मिला नहीं तो, और मुझे ज़रूरत भी नहीं लगती थी, मुझे पता भी नहीं था। ये तो 3-4 साल पहले जब मैंने पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करना स्टार्ट किया, रिसर्च करना स्टार्ट किया, लिंक्डइन पे जब मैंने खुद को एनरोल किया, तो मैं सर्टिफिकेशंस कर रहा था। मैंने कोर्सेरा से किए कुछ सर्टिफिकेशन, यूडेमी से कुछ सर्टिफिकेशन किए जो स्पेसिफिकली पर्सनल ब्रांडिंग से रिलेटेड थे। तो एक सर्टिफिकेशन में इट वाज देयर कि व्हाट्स योर ईमेल आईडी, यू शुड ऑलवेज हैव ए प्रोफेशनल ईमेल आईडी। ठीक है। तो उसमें कुछ ऑप्शंस थी, जैसे एडवोकेट AD करके ऐड कर सकते हैं, ADV ऐड कर सकते हैं, इंजीनियर ER ऐड कर सकते हैं, या अगर आप डॉक्टर हैं तो DR ऐड कर सकते हैं। तो उससे आप क्रिएट कर सकते हो, तो DRX लगा देते हैं। तो वो ऐड कर सकते हैं। अब मुझे लगा कि यार मैं तो इसमें से, तो मैं तो एक MBA ग्रेजुएट था, और अभी मैंने PhD में एनरोल किया था, डॉक्टरेट कंप्लीट हुई नहीं थी, और मैं डॉक्टर ऐड करना नहीं चाहता था। डॉक्टर ऐड करते हैं तो एक अलग इमेज में, अगेन जैसे मैं अगर पर्सनल ब्रांड की बात करूँ, मैं डॉक्टर ऐड कर दूंगा तो एक अलग इमेज बन जाएगी कि यू नेवर नो, मैं मेडिकल फील्ड से ना मुझे सोचने लगे। तो फिर मैंने गूगल किया कि भाई व्हाट इज़ ए प्रोफेशनल ईमेल आईडी फॉर अ मैनेजमेंट प्रोफेशनल। तो उसमें कुछ ऑप्शंस आई कि यू कैन ऐड लाइक इफ़ आई सजेस्ट यू कि भाई आप बना सकते हो कि लेट्स मेल आकाश
जो भी याहू या हॉटमेल आपका है, लेट्स मेल, या हाई akashbhutani@gmail.com। और व्हाट यू कैन मेक इज़, मैंने जो बनाया वो था दिस, मुझे हाई विकासनन नहीं मिला, लेट्स मेल विकासनन नहीं मिला, तो फिर मुझे मिला दिस इज़ विकासनन@gmail.com। ओके। तो दिस इज़ विकासनन@gmail.com। अब मुझे लगा कि हाँ, मेरे पास एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी है। अब ये मैंने 3 साल पहले बनाई, सो 2021। मैं ग्रेजुएशन में था 2004, ऑलमोस्ट 15-16 साल सारा डाटाबेस मेरा उन 3 ईमेल आईडीज़ पे है, विकास915, विकास159। तो मैंने स्ट्रगल तो किया उसको स्विच करने में। हम कितने सारे अकाउंट लॉगिन्स और कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी उससे लिंक्ड हैं, बहुत सारे। इनफैक्ट अभी तो आप कहीं पे भी लॉगिन करते हो तो आप सीधा गूगल से कनेक्ट करते हो और अपनी ईमेल आईडी से कर लेते हो। तो थोड़ा सा टाइम तो लगा, मेरे बैंक में अभी भी डिटेल्स मेरी पुरानी ईमेल आईडी चल रही है, बट प्रोफेशनली मैंने दिस इज़ विकासनन@gmail को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। इसके साथ साथ मेरा एक सवाल आ रहा है दिमाग में कि दिस इज़ विकासनैन और कहीं ना कहीं लोग यूज़ करते हैं इट्स मी विकासनैन। तो अगर देखा जाए तो इन दोनों में से ऑब्वियसली प्रोफेशनल दिस इज़ लग रही है, तो लेकिन ये दोनों क्यों डिफरेंट हैं कहीं ना कहीं? नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जो आपको ठीक लगता है, जो प्रोफेशनल लगता है, यू कैन क्रिएट। किसी को लगेगा हाय आकाश थोड़ा कैजुअल है, नहीं होनी चाहिए। ओके। तो मुझे लगता है कि रदर देन यूजिंग एडिंग नंबर्स एनी लोकेशन, आप इट्स मी या इट्स विकासनैन भी बना सकते हो। ठीक है। और व्हाट अबाउट ऑफिशियल वर्ड यूज़ करना? ऑफिशियल, देखो मैं जहाँ जॉब करता हूँ मुझे ऑलरेडी एक ऑफिशियल ईमेल आईडी उस इंस्टीट्यूशन की तरफ से मिला हुआ है। ठीक है। तो वो मैं जब अपना विद इन द इंस्टीट्यूशन जब भी कोई कम्युनिकेशन करता हूँ तो उससे करता हूँ, तो मुझे लगता है ऑफिशियली वही है। और आप कहीं प्रोफेशनली जॉब करते हो तो आपको एक ऑफिशियल ईमेल आईडी मिलती है। ठीक है। बट आज स्टार्टअप्स में लोग अपना खुद का डोमेन लेके info@ करके क्रिएट कर लेते हैं, वो ऑप्शन इज़ देयर। ठीक है। तो ये आपका बेस है। तो टू Email स्टार्ट अब जो आपने पूछा कि भाई हाउ टू स्टार्ट विद पर्सनल ब्रांडिंग, या मैं सबसे पहला प्लेटफॉर्म अगर उठाऊं, लिंक्डइन प्लेटफॉर्म जो मैं बात करता हूं कि अगर प्रोफेशनल पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना है तो आपको लिंक्डइन से स्टार्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल। और लिंक्डइन पे आपको, मुझे लगता है 3 चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट है, ओके। जिसमें पहला URL, देन आपका प्रोफाइल फ़ोटो, और एक आपका हेडलाइन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो URL क्या है? URL अगेन जिस चीज़ से आपको सर्च करते हैं, यूनिक रिसोर्स लोकेटर शायद उसको बोलते हैं। तो जैसे आप अपनी ईमेल आईडी किसी को शेयर करते हैं कि अगर आपको कुछ कम्युनिकेट करना है, कुछ सेंड करना है, तो आप अपनी ईमेल आईडी शेयर करते हो। सिमिलरली अगर आप चाहते हो कोई आपको लिंक्डइन पे सर्च करे, तो लिंक्डइन पे सर्च करे, तो मैंने अपना हाँ, यहाँ पे मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा। बिफोर क्रिएटिंग योर प्रोफेशनल ईमेल आईडी यू शुड ऑल्सो सर्च फॉर द यूज़र नेम्स ऑन दिस प्लेटफॉर्म। मैंने दिस इज़ विकासनन@gmail जब बनाई थी तो मैंने लिंक्डइन पे भी ये सर्च कर लिया था, क्या ये यूज़र नेम लिंक्डइन पे अवेलेबल है। तो आप अपना URL, लिंक्डइन जनरली हमें कैसा बाय डिफ़ॉल्ट क्या URL मिलता है, अगर तुम अपना लिंक्डइन अकाउंट क्रिएट करोगे तो कुछ होगा आकाश भूटानी 6A3092, तो कुछ काफ़ी ऐसा। सारे प्लेटफॉर्म्स पे ऐसा ही रहता है। हाँ, तो ये रहता है। तो बट लिंक्डइन आपको ऑप्शन देता है, आप उसको एडिट कर सकते हो। तो मैंने अपना एडिट किया उस पर। पहले तो मैंने सोचा विकासनन ही ढूंढ लेता हूँ, सीधा सीधा मिल जाए तो किसी को भी बोलोगे तो, लेकिन अगेन इट वाज नॉट अवेलेबल। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार ईमेल आईडी और ये सिमिलर रख लेते हैं तो कम्युनिकेट करना ईजी हो जाएगा। यहाँ पे स्मार्टली मैं अपने ऑडियंस को भी कहूँगा और मैं स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ, बिफोर क्रिएटिंग योर ईमेल आईडी, जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप हो उस प्लेटफॉर्म पे यूज़र नेम चेक कर लो अवेलेबल है नहीं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल दिस इज़ विकासनन, मेरा फेसबुक यूज़र नेम दिस इज़ विकासनन, मेरा लिंक्डइन यूज़र नेम दिस इज़ विकासनन, और मेरी ईमेल आईडी दिस इज़ विकासनन@gmail.com। तो इट बिकम्स वेरी इजी टू फाइंड। दूसरी चीज़, प्रोफाइल फ़ोटो। प्रोफाइल फ़ोटो लिंक्डइन पे बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी स्टडीज़ हैं जिसमें मैंने पढ़ा, या जब मैंने जितने सर्टिफिकेशन कोर्सेज़ किए, कुछ पॉडकास्ट मैंने देखे जिनको मैं फॉलो करता हूँ, तो उन स्टडीज़ में है कि अगर आपकी एक ब्लर्ड फ़ोटो है या बहुत ज़्यादा क्लियर शॉट नहीं है आपकी फ़ोटो का, या आपने फ़ोटो ही नहीं लगाई, तो एम्प्लॉयर आपकी प्रोफाइल में इंटरेस्ट ही शो नहीं करता है, वो मे बी आपकी प्रोफाइल को स्किप कर दे। इसलिए फ़ोटो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और प्रोफेशनल फ़ोटो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई थिंक इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा। मुझे ऐसा लगता है, मैंने बहुत बार देखा है लोग अपनी प्रोफाइल पिक्चर में ना अपनी फुल पिक्चर लगा देते हैं, तो क्या वो ठीक है? नहीं, हेडशॉट होना लिंक्डइन के लिए तो ये सीधा सीधा रूल है, थंब रूल है बिल्कुल। आपका हेडशॉट होना चाहिए,
और अबव चेस्ट एरिया होना चाहिए, और 70% जो विजिबिलिटी होगी वो फेस की होगी। तो आप उतना जूम कर लो उसको। दूसरा, मैं एक वेबसाइट भी आपको बताता हूँ, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, pfpmaker.com। ओके। गूगल पे इजीली अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट यू कैन एडिट योर फोटो। एक एचडी फोटो, एक हेडशॉट क्लिक करो, कहीं पे भी खड़े होकर क्लिक करो, बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। बहुत सारी बैकग्राउंड की ऑप्शंस मिल जाएंगी। अगर आप किसी पर्टिकुलर फील्ड से हो, मार्केटिंग की फील्ड से हो, फाइनेंस की फील्ड से हो, तो वैसा बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हो। ठीक तो है। pfpmaker.com बहुत ही ईजिली अवेलेबल है और आपकी प्रोफाइल फ़ोटो को बहुत ही अच्छे से वो कन्वर्ट कर देता है। तो फोटो, तो दो चीज़, URL एंड फोटो। नाउ थर्ड थिंग इज़ योर हेडलाइन। लिंक्डइन पे हेडलाइन का एक ऑप्शन होता है। ओके। तो व्हेनेवर एन यू आर विजिटेड बाय समवन, कोई भी आपकी प्रोफाइल को कहीं पे भी विजिट करेगा लिंक्डइन पे, तो उसको 3 चीज़ें दिखाई देती हैं। तो दिखता तो फोटो और, लेकिन वो विजिट करेगा URL से, क्योंकि पहली चीज़ आप कम्युनिकेट कर रहे हो URL, तो वो विजिट तो URL से करेगा। उसके बाद जब भी आपकी प्रोफाइल पे कहीं पे भी आएगा, या आपकी प्रोफाइल कहीं सजेशंस में भी, आप फेसबुक पे देखते होगे सजेशन, फ्रेंड सजेशंस आ रहे होते हैं। सिमिलरली लिंक्डइन पे क्या होता है कि आपको यू माइट नो दिस पर्सन करके एक सेक्शन है, तो वहाँ पे आप राइट हैंड साइड पे, अगर आपने मेरी प्रोफाइल खोली है तो आपको 10 लोग और दिखाई दे रहे होते हैं राइट हैंड साइड पे, जिनको आप कनेक्ट कर सकते हो सेम प्रोफाइल से। तो वहाँ पे आपको फोटो दिखाई देती है और हेडलाइन दिखाई देती है। अब मैंने अपने हेडलाइन में क्या लिखा हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर, मैं पानीपत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, तो मैंने वो डाल दिया। मैं डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग। पर्सनल ब्रांडिंग पे मैं बात करता हूँ, तो एम्पावरिंग स्टूडेंट्स इन डिजिटल मार्केटिंग एंड पर्सनल ब्रांडिंग। और लास्ट मैंने डाला हुआ है को फाउंडर, द ट्रायड का मैं को फाउंडर हूँ, जहाँ पे हम स्टूडेंट्स को या ऑडियंस को हेल्प करते हैं इन क्रिएटिंग रिज्यूमे राइटिंग और या ये लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन में। तो आपका हेडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके हेडलाइन से पता चलना चाहिए आप किस फील्ड से हो। ठीक है। इसमें लोग क्या गलतियां करते हैं इस हेडलाइन के कॉलम में, वो ऐसा क्या करते हैं जिससे कि वो कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे कर देते हैं उन प्रोफाइल्स में? एक तो बहुत सारी चीज़ें डाल देते हैं। मैंने प्रोफाइल ऐसी भी देखी हैं जिसके अंदर 8-10 चीज़ें डाल दी। ओके। अब सोचो, मैं डिजिटल मार्केटिंग भी डाल दूँ, मैं पर्सनल ब्रांडिंग भी डाल दूँ, मैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी डाल दूँ, तो कहीं ना कहीं एक तो आप इतनी फील्ड्स को जस्टिफाई कैसे कर सकते हो? या तो यू हैव दैट मच एक्सपीरियंस, या फिर बहुत कैजुअली लिख देते हैं कुछ लोग, सिर्फ एक चीज़ लिख के छोड़ दी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको थोड़ा सा स्मार्टली लिखना ज़रूरी है। ठीक है। तो अब ये 3 चीज़ें हमने बात की कि ये हमारी बेस है एक तरह से ना, कहीं ना कहीं कि अब आपको एक प्रोफाइल बनाने के लिए ये आपका बेस है। हमें और ऐसी क्या चीज़ें डालनी चाहिए अपने एक्सपीरियंसेस, जैसे कि अपने काम को लेके, और ऐसा क्या बताना चाहिए कि सामने जब कोई HR आपकी प्रोफाइल देख रहा है, या कोई भी किसी भी फील्ड से आपकी प्रोफाइल देख रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी प्रोफाइल से अट्रैक्ट हो, आपको कनेक्ट करने की कोशिश करे? सबसे इम्पॉर्टेंट जो ये सारी चीज़ें हैं, एक रिज्यूमे में या एक प्रोफाइल में, जैसे हम लिंक्डइन प्रोफाइल की बात करें, देखो इंस्टाग्राम पे आपको पता है इट इज़ फॉर शेयरिंग फोटोज़ एंड वीडियोज़। बिल्कुल। फोटो डालते हो, वीडियो डालते हो, कंटेंट डालते हो, जैसा वीडियो और कंटेंट डालोगे वैसे ही आप रिफ्लेक्ट होगे। फेसबुक पे फोटो डालते हो, वीडियो डालते हो, आप पोस्ट कर सकते हो, कमेंट डाल सकते हो, वहाँ ऑप्शंस इंस्टाग्राम से थोड़ी सी ज़्यादा है। दोनों ही थोड़े से कैजुअल हैं, हालांकि जो कंटेंट आप डालोगे वही आप पे रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन लिंक्डइन में कंटेंट आप ज़्यादा प्रोफेशनल डालते हो। तो यहाँ पे आपने जैसे बोला कि व्हाट आर द सेक्शंस, क्या सेक्शंस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, तो आपके रिज्यूमे के और लिंक्डइन के सेक्शंस ना ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। जैसे मैं आपको, पहला सेक्शन आपका कॉन्टैक्ट का है, मैंने बोला कि आपकी हेडलाइन होनी चाहिए, आपका URL होना चाहिए। आपके रिज्यूमे में भी यही होता है। बिल्कुल। आपके रिज्यूमे में भी सबसे ऊपर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालते हो, अपनी ईमेल ID डालते हो, लिंक्डइन URL डालते हो, अपना नाम डालते हो। देन कम्स योर एक्सपीरियंस। आप एक्सपीरियंस रिज्यूमे में भी डाल रहे हो, आप एक्सपीरियंस लिंक्डइन में भी डाल रहे हो। एजुकेशन रिज्यूमे में भी आएगी, एजुकेशन आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल में भी आएगी। देन आपके सर्टिफिकेशन कोर्सेज, कोई अवार्ड्स या अचीवमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें पैरेलल चल रही हैं। तो लिंक्डइन इज़ जस्ट लाइक योर लाइव रिज्यूमे, जो हर रोज़ अपडेट हो रहा है, उसमें आप कुछ डाल रहे हो तो उसमें इट इज़ गेटिंग एडेड। बट इन सब चीज़ों में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प करता है, और आपने पूछा कि भाई क्या वो एक चीज़ है जो हेल्प करेगी वो बिल्ड करने में, वो है कीवर्ड्स। ओके। कीवर्ड्स सेम एज, मतलब जो SEO हम अपनी किसी भी वेबसाइट का करते हैं, किसी चीज़ का करते हैं, सेम हमें एक SEO की तरह SEO ही करना है अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल का भी। लेकिन यहाँ पे बस एक डिफरेंस है कि आप उसको बहुत ज़्यादा रूटीन में चेंज नहीं कर सकते। आप अपनी प्रोफाइल, अब जैसे मैंने बोला कि मेरी प्रोफाइल पे डिजिटल मार्केटिंग और पर्सनल ब्रांडिंग लिखा हुआ है,
तो मेरा जो कीवर्ड्स होंगे वो डिजिटल मार्केटिंग और पर्सनल ब्रांडिंग से रिलेटेड ही रहेंगे। मैं उसमें एचआर से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड नहीं कुछ दिन के बाद डाल दूंगा, वो हमेशा, तो वो मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी, वो रिसर्च करनी पड़ेगी। सेम रिज्यूमे के लिए है, रिज्यूमे में भी मुझे कीवर्ड्स डालने पड़ेंगे, अदरवाइज मेरा रिज्यूमे आजकल ट्रैक ही नहीं होगा, मेरा रिज्यूमे ट्रैक ही नहीं होगा। सिमिलरली मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल ट्रैक नहीं होगी। और बहुत सारे एम्प्लॉयर्स तो आजकल रिज्यूमे इनवाइट ही नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, देयर इज़ एन ऑप्शन ऑन लिंक्डइन, आप किसी की प्रोफाइल पे जाओ, मोर में जाओ, वहाँ पे डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन आता है, वो आपकी प्रोफाइल को डाउनलोड करके दे देगा, ओके। और आप उस प्रोफाइल को एज ए रिज्यूमे यूज़ कर लो। दूसरा, देर आर सॉफ्टवेयर जो आपको सीधा हायरिंग कर रहे हैं लिंक्डइन से, लिंक्डइन पे हायरिंग हो रही है, तो वो आपको सर्च करता है उन कीवर्ड्स के बेसिस पे। तो ठीक है। कीवर्ड्स रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। और एक सवाल आता है कहीं ना कहीं कि क्या पहले ऐसा देखा गया है, मैं जानना चाहूँगा क्या अभी भी ऐसा हो रहा है कि कोई भी जो है एचआर है या कोई भी टीम जो हायर कर रही है वो आपके लिंक्डइन के साथ साथ कहीं ना कहीं आपके पर्सनल अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी जाती है, जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, जज करने के लिए कि आप एक्चुअल में हो किस तरह के इंसान? क्या वो अभी भी चल रहा है ऐसा? ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है और मैं स्टूडेंट्स को समझाता भी हूँ। कभी कभी ना बहुत लेट हो जाते हैं। मैं जैसे बताऊँ कि जब मैंने पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करना स्टार्ट किया तो मैंने पता नहीं अपने कितने ऐसे पोस्ट हैं जो इंस्टाग्राम से डिलीट किए, पुराने पोस्ट, कितने ऐसे फेसबुक, और फेसबुक पे तो मेमोरी आप डेली लॉग इन करो तो कोई ना कोई 2013 की मेमोरी, 2010 की मेमोरी आपको शो करता है। और मुझे लगता है कि यार ये नहीं होना चाहिए, ये पोस्ट अब तो मेरे पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं जिन चीज़ों पे काम कर रहा हूँ ये अलाइन नहीं हो रही उस चीज़ के साथ। तो अगर तो आप शुरू से स्टार्ट कर रहे हो, जैसे मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, अगर एक स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर रहा है या स्कूल टाइम से अपना ब्रांड बिल्डिंग स्टार्ट कर रहा है, तो आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। हम कभी कभी इमोशनल होके कुछ कंटेंट पोस्ट कर देते हैं, कैजुअली कुछ कंटेंट पोस्ट कर देते हैं, वो आप बड़ा लॉजिकली पोस्ट करो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे आपको अब क्या चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी, ट्रैवलिंग से रिलेटेड, ठीक है, कुकिंग से रिलेटेड। मैं घर में, मतलब मैं प्रो तो नहीं हूँ, कुछ ऐसे शेफ़ तो नहीं हूँ, लेकिन आई लाइक कुकिंग। जब भी कुछ स्ट्रेस होता है, कुछ होता है, तो आई गो इनटू किचन और एंड आई स्टार्ट कुकिंग समथिंग। तो कुकिंग से रिलेटेड वीडियोस बना लेता हूँ। तो ट्रैवलिंग में गए तो वो वीलॉग बना लिया, वो मिलेगा। और कुछ फैमिली, क्योंकि वो कैजुअल एक आपका प्लेटफॉर्म है, तो उसमें फैमिली के साथ भी कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं, घूमने फिरने की फ़ोटोग्राफ्स हैं। तो मैं उससे मेरे बारे में क्या पता लगता है, अब मेरे रिज्यूमे के अंदर इंटरेस्ट एंड हॉबीज़ के कॉलम में साफ साफ लिखा हुआ है, आई एम ए ट्रैवल एंथुजियास्ट एंड आई प्रेफर कुकिंग, या आई लाइक कुकिंग। ठीक है। तो मेरे रिज्यूमे, आप जैसे बोल रहे हो कि क्या वो प्रोफाइल्स पे जाते हैं चेक करने, आ जाओ मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे चेक करने आ जाओ, क्या आपको मेरी इंटरेस्ट और हॉबीज़ नहीं मिलेंगी? तो ऑथेंटिसिटी तो आ गई कि हाँ यार ये इसमें भी लिखा हुआ है और ये चीज़ यहाँ पे भी है। और अब मैं फेसबुक पे भी बहुत सोच समझ के पोस्ट करता हूँ। अब मैं फेसबुक, पहले रेंडमली कोई पोस्ट डाल दिया, शेर व शायरी डाल देते थे, कॉलेज में थे, ग्रेजुएशन में थे, कुछ नया पढ़ने को मिला वो डाल दिया, फोटोज़ डाल देते थे, जोक्स डाल देते थे। अब मैं पोस्ट नहीं करता। तो ऑब्वियसली लोग सर्च तो करते हैं, और क्योंकि अभी बहुत सारे लोग लिंक्डइन पे नहीं हैं, स्टार्ट करते हैं, कंटेंट नहीं डालते हैं, तो अभी भी मेजॉरिटी ऑफ लोग आपको फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे सर्च कर रहे हैं, और वो देखना चाहते हैं कि भाई आप क्या जो आप चीज़ें मेंशन कर रहे हो सच में वैसी हैं, आप कि टाइमलाइन से पता लग जाएंगी वो चीज़ें बहुत इजीली। क्या ऐसी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं? क्योंकि देखो आज के की बात नहीं कहूँगा मैं, जब हम भी थोड़ा सा यंग एज में थे उस टाइम पे कुछ लोग होते हैं कि पार्टीज़ में जा रहे हैं, शराब, हुक्का, दारू, सिगरेट, इन सब की पोस्ट बहुत डालते हैं लोग ना। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, हालांकि मैंने कभी नहीं डाली, लेकिन बहुत लोग डालते हैं। वो उनकी प्रोफाइल पे अगर पड़ी हैं और उसके बाद वो 4 से 5 साल बाद अगर वो किसी जॉब को अप्लाई कर रहे हैं, या 2 से 3 साल बाद, ऑब्वियसली कॉलेज टाइम के 2 से 3 साल बाद आप जॉब अप्लाई कर रहे हो और कोई आपकी प्रोफाइल तक पहुंच रहा है, तो क्या वो हर्डल बन सकती हैं उनके लिए? एक इमेज तो क्रिएट होती है, और मैं तो सजेस्ट करूँगा नहीं डालनी चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ कि कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप कॉलेज टाइम से, अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन टाइम से इन चीज़ों को समझ लोगे ना, तो आपकी प्रोफाइल में जितना डीप कोई इंडिविजुअल जाएगा देखने के लिए, कि 5 साल पुरानी पोस्ट देखते हैं,
आप जब किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आपको पता है कि यार 5-6 महीने से तो ये बंदा ऐसी पोस्ट डाल रहा है, लेकिन 5 साल पुरानी पोस्ट फेसबुक पे देखते हैं कैसी डाल रखी है, तो बिल्कुल। वहाँ पे वो बिल्कुल इम्पैक्ट करता है। मैं जब ग्रेजुएशन में था तो डब स्मैश एक ऐप आया था हाँ पोस्ट ग्रेजुएशन में, जहाँ पे आप बॉलीवुड डायलॉग्स हाँ को हाँ हाँ, मिमिक्री करते थे, और वो टिकटॉक से पहले डब हाँ स्मैश आया था। डब स्मैश, तो मैं डब स्मैश बना के इंस्टाग्राम पे डाल रखे होते थे, फेसबुक पे डाल रखे, मैंने ऑलमोस्ट सारे डिलीट किए, ऑलमोस्ट सारे डिलीट किए, क्योंकि वो मुझे लगता है कि अब मेरी जो पर्सनल ब्रांड मैं क्रिएट करना चाहता हूँ उसके साथ वो मैच नहीं करते। क्या वो आपने तब डिलीट कर दिए थे जब आप एक टीचिंग लाइन में चले गए थे, या उसके बाद? अर्ली डेज में तो नहीं किया मैंने, क्योंकि अब जैसे मैं कहूँ 13 ईयर्स का एक्सपीरियंस अब हो गया है, तो शुरू के 7-8 साल तो मैंने डिलीट नहीं किए। लेकिन जब मैंने इन चीज़ों पे, ब्रांडिंग पे, पर्सनल ब्रांडिंग पे पढ़ना स्टार्ट किया और खुद से जब मैंने काम करना स्टार्ट किया, और स्पेसिफिकली तो जब मैं लिंक्डइन पे जब से आया हूँ ना, तो आप मेरी प्रोफाइल फ़ोटो चेक करो, व्हाट्सएप की, लिंक्डइन की, फेसबुक की, इंस्टाग्राम की, सारी सेम है जो मैंने लिंक्डइन पे डाली हुई है। तो मुझे लगता है, और मैं अब ऑलमोस्ट सिमिलर सा कंटेंट, इंस्टाग्राम एक हैंडल है जहाँ पे मैं बहुत सोच समझ के कंटेंट पोस्ट करता हूँ, ताकि वो कुछ नेगेटिव प्रोजेक्ट ना करे मेरे लिए। ठीक है। अब मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कि अभी लोग उतने ज़्यादा अवेयर नहीं हुए हैं लिंक्डइन को लेके, या और भी अदर ऐसे प्लेटफॉर्म्स को लेके जहाँ पे आप जॉब सर्च कर सकते हो। तो उसका क्या रीज़न हो सकता है? हालांकि बहुत मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, लेकिन हम बात करें छोटे शहरों की, जैसे कि जहाँ हमारा ग्रोन अप हुए हैं, सोनीपत कह लो या पानीपत कह लो या आसपास के और शहर, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा इनका क्रेज़ क्यों नहीं है? और लोगों को इस पे ज़्यादा काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कितना काम करना चाहिए, कब से करना चाहिए? इन सब बातों का मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ये बात करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने 2013 में स्कूल्स को अप्रोच किया था। ओके। तो जो मेरी फ़र्स्ट जॉब थी, तो मैंने अपनी फ़र्स्ट जॉब के बाद एक ब्रेक लिया था। हमारे टीचिंग में यूजीसी नेट का एक एग्ज़ाम होता है, इट इज़ जस्ट लाइक यू हैव टू डू इट, कि अगर आपको टीचिंग में रहना है, यूजीसी नेट एंड पीएचडी आर 2 रिक्वायरमेंट जो आपको करनी चाहिए। तो मैंने अपनी फ़र्स्ट जॉब के बाद एक 6 मंथ्स का ब्रेक लिया, तो टू प्रिपेयर फॉर यूजीसी नेट। और उस टाइम पे मुझे लगा यार अब घर पे हूँ तो क्या करूँ, तो मैंने ना 2012 में मैंने स्कूल्स को अप्रोच किया ओके। इन्हीं चीज़ों पे बात करने के लिए, कि जो ग्रूमिंग की बात करें, सॉफ्ट स्किल्स की बात करें, या सोशल मीडिया पे जैसे हम खुद को, क्योंकि उस टाइम पे ऑरकुट वाज देयर और फेसबुक आ गया था, तो बहुत ज़्यादा तो मुझे भी नॉलेज नहीं थी। लेकिन मैं सोनीपत के ऑलमोस्ट हर प्राइवेट स्कूल और हर प्राइवेट कॉलेज के अंदर गया कि भाई मैं 1 घंटे की वर्कशॉप एक स्टूडेंट्स के साथ करना चाहता हूँ, कि जहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को आई विल टॉक अबाउट दीज थिंग्स, कि अपना ब्रांड, मुझे नहीं पता था तब पर्सनल ब्रांडिंग जैसी कोई चीज़ है, बट हाउ टू कैरी योर सेल्फ। आपकी एक पर्सनैलिटी, आपको अभी से उसको कैरी करोगे तो आगे जाके इट वुड बी वेरी हेल्पफुल। तो मुझे ऑलमोस्ट हर स्कूल ने मना कर दिया, मुझे हर कॉलेज ने, एक कॉलेज ने मुझे एक वर्कशॉप करवाई थी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट वर्कशॉप करवाई, और उन्होंने बोला कि वी विल गेट बैक टू यू, और जनरली एचआर में तो दे नेवर गेट बैक टू यू। तो तब हालांकि उस टाइम पे बहुत अवेयरनेस मुझे लगता है कि स्कूल अथॉरिटीज़ या इनको भी नहीं थी, और डिजिटली उस टाइम पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट था नहीं। मैं अभी डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा रहा हूँ, लेकिन उसको पढ़ाने के लिए मुझे पिछले 2-3 साल में कितनी मेहनत करनी पड़ी है वो मुझे पता है, क्योंकि मेरी एमबीए में डिजिटल मार्केटिंग जैसा सब्जेक्ट ही नहीं था, सोशल मीडिया का इतना इम्पैक्ट ही नहीं था। तो ज़रूरत तो है, अब बड़े शहरों में तो स्कूल से ही दे नो अबाउट दीज प्लेटफॉर्म्स। अच्छे इंस्टीट्यूट्स तो हैं, वो जो है वो बिजनेस पैकेजेस ले लेते हैं, लिंक्डइन की क्लासेस करवाते हैं। अभी हम तो पाइट में हमारे करिकुलम में हमने 3 लेक्चर डाल दिए हर सेक्शन के अंदर। ओके। तो कॉलेजेस कर रहे हैं, मैं और भी ऐसे कॉलेजेस को जानता हूँ जो इनिशिएटिव ले रहे हैं। मैंने अभी लास्ट वीक गुजरात में एक वेबिनार किया, वो इट वाज ऑल अबाउट हाउ टू ऑप्टिमाइज योर लिंक्डइन। तो और जैसे ही मैंने गुजरात के कॉलेज में वो वेबिनार किया और अपने लिंक्डइन पे पोस्ट किया, तो मुझे अभी आई गॉट अ कॉल, लिंक्डइन पे मुझे मैसेज आया, वन ऑफ द टीचर्स फ्रॉम वन ऑफ द यूनिवर्सिटी, अभी क्योंकि फाइनल नहीं हुआ तो मैं नाम नहीं लूँगा, तो वो वी आर प्लानिंग सितंबर में एक उनके साथ वेबिनार करने के लिए। तो अब तो लोग चाह रहे हैं, हालांकि अभी भी ज़रूरत ऐसी जगह पे है जहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, अवेयरनेस है नहीं, तो हो जाएगी। हम लोग द ट्राइड से करेंगे, हम लोग काम कर ही रहे हैं इसके ऊपर। तो बिल्कुल, तो ये पॉडकास्ट भी स्पेशली इसीलिए है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो पाए। बिल्कुल। तो
आई एम ऑलवेज देयर, तो हम तो है, मेरे को कनेक्ट कर लो, मैंने बता दिया मेरा यूज़र नेम दिस इज़ विकासनन है, तो मैं तो हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हूँ, कनेक्ट बिल्कुल। करो, वी विल हेल्प यू। हमने बात की लिंक्डइन की, तो कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है कि अब इतना एडवांसमेंट आ गया है कि एचआर डायरेक्टली आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं, तो एक सॉफ्टवेयर आ गया है जो एटीएस है। तो ये एटीएस क्या है, ये कैसे काम कर रहा है, इसके बारे में आप मुझे बताओ। तो हम थोड़ी देर पहले कीवर्ड्स की बात कर रहे थे कि लिंक्डइन पे या रिज्यूमे में कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो कीवर्ड इंपॉर्टेंट इस एटीएस की वजह से ही हुआ। एटीएस है क्या? एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम या एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। तो आप गूगल पे सर्च करोगे तो कहीं आपको एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम मिलता है, कहीं एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम मिलता है। तो जब आप पहले अपना रिज्यूमे भेजते थे तो जनरली आपका रिज्यूमे दो लोगों को जाता था, या तो कंपनी के एचआर को या फिर रिक्रूटमेंट एजेंसी को जो हेल्प करती थी रिक्रूटमेंट में और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को। अब आपका रिज्यूमे तीन लोगों के पास जा सकता है, एचआर के पास या रिक्रूटमेंट एजेंसी के पास या फिर एटीएस के अंदर। ठीक है। एटीएस क्या है? एटीएस आप एआई लगा लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा लो, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लगा लो। वो क्या करता है, जो प्रोसेस हम पहले किसी भी इंडिविजुअल को हायरिंग करने के लिए करते थे, कि क्या प्रोसेस होता था, तुमने भी पढ़ा हुआ है, तो क्या होता था, एडवर्टीजमेंट आती थी न्यूज़पेपर के अंदर, एडवर्टीजमेंट आएगी, तो उसको रिक्रूटमेंट बोलते थे, जिसमें हम बहुत सारे सीवीज़ को इनवाइट कर रहे हैं। सीवी इनवाइट किया, आपके पास सीवीज़ आ गए, सीवी एचआर के पास आएगा, एचआर उन सीवीज़ को शॉर्टलिस्ट करेगा, शॉर्टलिस्टिंग के बाद वो उनकी रैंकिंग करेगा, उस रैंकिंग के बाद आपको इंटरव्यू शेड्यूल कर देंगे, इंटरव्यू कॉल होगा, और उसके बाद आपकी जो भी ऑन बोर्डिंग जो भी प्रोसेस है उसमें चाहे वो ट्रेनिंग व्रेनिंग करके या ऑन बोर्डिंग करके, और आपकी हायरिंग हो जाती थी। ये सारा प्रोसेस मैन्युअली एचआर्स के थ्रू या रिक्रूटर्स करके आपको देते थे, और फाइनली आप ऑन बोर्ड हो जाते थे। बिल्कुल। यही काम अब सॉफ्टवेयर कर रहा है। कहते हैं स्टडीज़ तो कहती हैं कि जब आप रिज्यूमे भेजते थे तो एक एचआर 6-7 सेकंड से ज़्यादा आपके रिज्यूमे पे लगाता नहीं है। बिल्कुल। अभी मुझे लगता है तो वो क्या मिली सेकेंड्स या नैनो सेकेंड्स में हो जाता है। अभी तो एटीएस में जा रहा है, तो वो आपकी रैंकिंग तो विद इन जस्ट फ्यू नैनो सेकेंड्स कर देता है। वो आपकी रैंकिंग करता कैसे है? इन कीवर्ड्स की वजह से। तो जैसे हम वीएफएक्स की बात कर रहे थे, अगर आप एटीएस के थ्रू हायरिंग कर रहे हो, बड़ी बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन सब एटीएस के थ्रू हायरिंग करते हैं, एक प्लेटफॉर्म वो परचेज कर लेते हैं, उसके अंदर कमांड दे देते हैं, और वो एडवर्टीजमेंट ईदर दे रन दैट एडवर्टीजमेंट ऑन लिंक्डइन या किसी भी जॉब पोर्टल पे, जैसे आपका monsterjob.com है, naukri.com है, इंडीड है, यहाँ पे वो पोस्ट कर देंगे उसको। ठीक है, तो उसके बाद आपका रिज्यूमे आप फॉरवर्ड करोगे, रिज्यूमे फॉरवर्ड करोगे, वो उसकी रैंकिंग कर देगा। रैंकिंग किन बेसिस पे करेगा? कीवर्ड्स पे। अब अगर आपके कीवर्ड्स मैच नहीं हुए तो वो रिजेक्ट कर देगा। ओके। एचआर तो देखता था, चीज़ों को पढ़ता था, एक्सपीरियंस देख लेगा, एजुकेशन देख लेगा कि अच्छा चलो यार एक्सपीरियंस हमारी जॉब हमारे जो रिक्वायरमेंट्स है उसको मैच नहीं कर रहा, लेकिन बंदा आईआईएम से है या बंदे ने अच्छे बी स्कूल से कोई कोर्स किया हुआ है, वो रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है, तो चलो बुला लेते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि एक जॉब है जहाँ पे 2 years ऑफ एक्सपीरियंस मांगा, किसी फ्रेशर ने अप्लाई कर दिया, एचआर को लगता है यार क्वालिफिकेशन अच्छी लग रही है, चलो बुला लेते हैं। एटीएस में वो नहीं होगा। एटीएस के अंदर तो कमांड फिक्स्ड है, उसके अंदर जो रिक्वायरमेंट डाली है वो रैंकिंग करेगा। अगर आप उस रैंकिंग को मीट कर रहे हो, और जनरली बोलते हैं कि अगर आपका रिज्यूमे या आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल 70 to 80% रैंकिंग मीट कर रही है तो ही आप शॉर्टलिस्ट होगे। तो इसलिए वो रैंकिंग करवाने के लिए वो कीवर्ड्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो कीवर्ड्स ऐड करते हो अपने रिज्यूमे के अंदर या अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल के अंदर, तो पॉसिबिलिटी है एटीएस में रैंकिंग होने की। तो कहीं ना कहीं मुझे इसमें ऐसा होगा कि जो फ्रेशर्स हैं वो मुझे लगता है शायद रैंकिंग में आना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अगर उनको ट्रेन नहीं किया गया तो मुश्किल ही है। अगर उन्हें पता ही नहीं है कि उनकी हायरिंग एटीएस के थ्रू होने वाली है, और हम वो अपना ट्रेडिशनल रिज्यूमे बनाते रहते हैं, उसके अंदर हम कीवर्ड्स ऐड करते नहीं है, एक्सपीरियंस उनके पास बहुत ज़्यादा दिखाने के लिए है नहीं, तो एटलीस्ट दे शुड बी अवेयर कि यार हम कीवर्ड्स कहाँ ऐड कर सकते हैं, कौन कौन से कीवर्ड्स कैसे ऐड कर सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ एग्जांपल्स दो कीवर्ड्स के कि किस प्रोफाइल को लेके क्या कीवर्ड्स यूज़ किए जा सकते हैं। देखो, अगर मैं प्रोसेस बता देता हूँ कीवर्ड सर्च करने का, बहुत आसान है। आप अगर इंडिविजुअल हायरिंग की बात करें, एक इंडिविजुअल पोस्ट की बात करें, मान लो कि एक फाइनेंशियल एनालिस्ट की जॉब की वैकेंसी है और वो आपने देखी naukri.com पे। naukri.com पे आपको उसका जॉब डिस्क्रिप्शन मिलेगा,
उसका जॉब स्पेसिफिकेशन मिलेगा। आपके पास अपना रिज्यूमे एक जनरल टेम्पलेट में आपने अपना रिज्यूमे बनाया हुआ है, उस जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशंस में से आपको कीवर्ड मिल जाएंगे। ओके। मान लो कि उसके अंदर एक कीवर्ड दिया हुआ है कि यू शुड बी एमबीए इन फाइनेंस, ठीक है। और आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग आना चाहिए। ठीक है। मुझे एमबीए इन फाइनेंस, फाइनेंशियल मॉडलिंग या इक्विटी या फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स, ऐसी 3-4 टर्मिनोलॉजी मुझे उसके अंदर दिखाई दे रही हैं। तो अब मुझे ये 3 चीज़ें तो मुझे ऐड करनी ही करनी है, ये कीवर्ड्स मुझे अपने रिज्यूमे में ऐड करने। अब इसके लिए बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे मैं एक वेबसाइट ऑडियंस को बताऊंगा, स्किल सिंकर करके है। ये आपको हफ्ते में 2 फ्री चांसेस देता है अपने रिज्यूमे को कीवर्ड सर्च करने के लिए। तो आप वो जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन राइट हैंड साइड पे पेस्ट कर दो, लेफ्ट हैंड साइड पे अपने रिज्यूमे का कंटेंट पेस्ट कर दो। एक तो ये आपको स्कोरिंग निकाल कर दे देगा कि आपकी इस जॉब के लिए आपका रिज्यूमे कितना मैच है। 20% है, 30% है, 70% है, 80% है। अगर 85-90% ऑलरेडी है तो बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। साथ में आपको सजेशंस दिखा देगा कि और कौन से कीवर्ड्स आप ऐड कर सकते हो। कीवर्ड्स की लिस्ट भी बना देगा कि कौन से कीवर्ड्स मैच हो रहे हैं। फाइनेंशियल मॉडलिंग आपके रिज्यूमे में ऑलरेडी है, फाइनेंशियल मॉडलिंग की रिक्वायरमेंट उसके अंदर है, ये मैच हो रहा है। ठीक है। आपको डेरिवेटिव्स की रिगार्डिंग भी रिक्वायरमेंट है और वो नीचे सजेशंस में आ जाएगा, तो उसको आप ऐड कर सकते हो। ओके। सेम चीज़ अब क्या है, लिंक्डइन पे हम एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए तो ऐड कर नहीं सकते कि मैं तो अपनी प्रोफाइल 2 साल 4 साल सवाल में। मेरे दिमाग में चल रहा था हाँ। कि भाई मैं एक जॉब के लिए तो अप्लाई नहीं करना सिर्फ, मेरे पास तो बहुत सारे ऑप्शन है, मुझे सब में अप्लाई करना है। तो रिज्यूमे में तो आपको जितनी बार कोई पोस्ट पे अप्लाई कर रहा है, आपको उतनी बार अपने रिज्यूमे को मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो एक टेम्पलेट बना लो जहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंस का बना लिया, तो आपको कीवर्ड्स ही चेंज करने रह गए। हाँ। कुछ चीज़ें डिलीट कर सकते हो कि आपको लग रहा है ये सर्टिफिकेशन मैच नहीं कर रहा है इस जॉब के लिए, उसको हटा दो। तो वो रिज्यूमे में तो हम बार बार कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली बहुत ही वैलिड और तुम्हारे माइंड में आना बहुत ही लॉजिकल सी बात है कि लिंक्डइन पे कैसे करें। लिंक्डइन पे जॉब्स का एक कॉलम है, जॉब्स पे जाओ, अपनी फील्ड से रिलेटेड जॉब सर्च करो, कम से कम 50 से 100 जॉब सर्च करो, उनके जॉब डिस्क्रिप्शन, उनके जॉब स्पेसिफिकेशन को किसी भी वर्ड काउंट वेबसाइट पे डाल दो। Okay. अब क्योंकि स्किल सिंकर तो 2 ऑप्शन देता है, वो मैंने रिज्यूमे में ही यूज़ कर लिए। अब मैं फिर 1 हफ्ता वेट करूँ फिर वो 2 देगा, तो वो ज़रूरी नहीं है। आप किसी भी वर्ड, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन कॉपी करो, किसी भी वर्ड काउंट वेबसाइट पे डाल दो, वो हाईलाइट कर देगा कि इस जॉब डिस्क्रिप्शन में, मान लो डिजिटल मार्केटिंग की जॉब है, उसमें SEO 10 बार आ रहा है। ओके। या 5 बार आ रहा है। एक मुझे कीवर्ड मिल गया SEO, मैंने एक और जॉब सर्च की, उसमें देखा यार इसमें भी SEO आ रहा है, तीसरी की इसमें। अब डिजिटल मार्केटिंग के तो SEO आना बहुत कॉमन सी चीज़ है। बिल्कुल। मैंने ऐसे 20 कीवर्ड्स सर्च कर लिए, ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट आना बहुत रिलेटेबल सा है, कंटेंट मिलेगा ही मिलेगा। जहां आप डिजिटल मार्केटिंग की जॉब सर्च करोगे, कंटेंट राइटिंग या कंटेंट मार्केटिंग मिलेगा। ईमेल मार्केटिंग बहुत कॉमन है, सोशल मीडिया मार्केटिंग या पेपर क्लिप या आपका सोशल मीडिया, आपका ये सर्च इंजन मार्केटिंग, ये मिलना बहुत कॉमन है। तो ये टूल्स आप देख लो, कम से कम आपके पास टाइम है, किसी दिन वीकेंड में बैठो और ये गोल लेके बैठो कि आज 20 कीवर्ड रिसर्च करने ही है। वहाँ से नहीं तो naukri.com से ढूंढ लो कि इन जॉब्स के लिए कहाँ से मिल रहे हैं, इंडीड से ढूंढ लो। 20 से 25 कीवर्ड निकाले, उसमें से लग रहा है कि 10 तो बार बार रिपीट हो रहे हैं, वो 10 कीवर्ड्स अपनी प्रोफाइल में ऐड कर दो, एक्सपीरियंस के डिस्क्रिप्शन में डाल दो, एजुकेशन के डिस्क्रिप्शन में डाल दो। और उनको लिंक्डइन आपको ऑप्शन देता है, जब भी आप अपना एक्सपीरियंस डाल रहे हो तो नीचे ऑप्शन आता है कि क्या स्किल्स आपके पास हैं या आपने क्या स्किल्स सीखे, स्किल्स में ऐड कर दो, अपने अबाउट मी में ऐड कर दो और अपने हेडलाइन में ऐड कर दो। एक बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, आपने मान लो कि गूगल एनालिटिक्स का कोर्स किया हुआ है, ठीक है, और आप मार्केटिंग एनालिटिक्स की जॉब ढूंढ रहे हो, तो उसमें गूगल एनालिटिक्स मिलना इज़ अ वेरी कॉमन थिंग। तो आप अपनी हेडलाइन में गूगल एनालिटिक्स डाल दो कि उस पर काम किया है या उसकी नॉलेज मुझे है। ऑटोमेटिकली आपकी पूरी प्रोफाइल का SEO हो जाएगा। हाँ, एक यहाँ पे और है क्या, एक ऑप्शन बता देता हूँ, करियर फ्लो करके एक क्रोम का एक्सटेंशन है। ओके। करियर फ्लो करके एक एक्सटेंशन है, वो अपने क्रोम में ऐड कर लो।
उसमें आपका लिंक्डइन अकाउंट ऐड हो जाएगा और वो आपको वो आपकी ऑप्टिमाइजेशन का लेवल बता देता है कि आपकी प्रोफाइल 80% ऑप्टिमाइज्ड है, 90% ऑप्टिमाइज्ड है। अगर 80% ऑप्टिमाइज्ड है तो इसको 90 या 100 पे जाने के लिए वो सजेशंस दे देता है कि आपके एक्सपीरियंस में स्किल्स की कमी है, स्किल्स ऐड कर दो। ठीक है। आपका जो अबाउट मी लिखा हुआ है वो बहुत छोटा लिखा हुआ है, इसको थोड़ा बड़ा कर दो। कुछ आपको सर्टिफिकेशंस ऐड करने चाहिए, तो वो बहुत बहुत अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको अगेन उसमें भी पेड की ऑप्शन भी है, अगर आपको उसका एक्सटेंडेड वर्जन चाहिए तो आप पेड वाला ले लो, नहीं तो फ्री वाले में भी इट इज़ इनफ, वेरी वेरी हेल्पफुल। तो दिस इज़ हाउ यू ऐड कीवर्ड्स। अब एक हमने प्रोसेस से निकले कि हम अप्लाई कैसे कर रहे हैं, तो एक ना बहुत ज़रूरी मुझे लगता है ये भी जानना ज़रूरी है एक स्टूडेंट के लिए या एक फ्रेशर के लिए कहीं ना कहीं, या फिर एक इंसान के लिए जो एक जॉब लेने जा रहा है, कि उसे इंटरव्यू के टाइम पे बिहेव कैसा करना है। बहुत सारी गलतियां लोग करते हैं मुझे लगता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसके ऊपर आपके क्या विचार हैं? देखो, इंटरव्यू के ऊपर पूरा एक अलग से पॉडकास्ट भी हो सकता है, मतलब या तुम किसी एक्सपर्ट को बुलाओ तो वो पूरा, लेकिन मैं तो बहुत बेसिक सी चीज़ें बोलता हूँ कि इंटरव्यू में आपका जो नॉलेज है, जो आपका कोर्स करिकुलम आपने पढ़ा है, जो डिग्री आपने की है, वो 70 to 80% काम नहीं आती है। काम नहीं आती काम है। नहीं आती है, वो आपको तब आएंगे आपकी उन चीज़ों के ऊपर जब उनको लगेगा कि दिस इंडिविजुअल इज़ नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ स्किल, कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा, या इंडस्ट्री रिलेटेड चीज़ें नहीं पता। तो फिर मैं पूछना स्टार्ट करता हूँ, अच्छा बता भाई क्या सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, कौन से सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट, या फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, उसमें से फिर मैं बेसिक पूछ लूँगा, अच्छा मार्केटिंग की ये चीज़ बता दे। तो अगर इंटरव्यू उस तरफ जा रहा है तो खुद ही समझ जाओ कि यहाँ पे स्कोप थोड़ा सा जॉब मिलने का कम है। इसलिए अपने इंटरव्यू के अंदर स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास, अगर आपका इंस्टीट्यूट काम नहीं कर रहा, मान लो कि आप एक ऐसे इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन, जैसे मान लो आप एक डिग्री कॉलेज, नॉर्मली किसी यूनिवर्सिटी के डिग्री कॉलेज से काम कर रहे हो, तो ग्रेजुएशन कर रहे हो या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो वहाँ पे एक फिक्स करिकुलम होता है। हाँ। उसी करिकुलम को फॉलो करते हैं। वो बहुत ज़्यादा स्किल्स पे काम नहीं करते। सिलेबस करवाया, एग्ज़ाम हुआ, मार्क्स आए और आपको आपकी डिग्री डिग्री मिल गई मिल गई। वो डिग्री चाहे आपकी 90% की मिल रही हो, 60% की मिल रही हो, मुझे लगता है 70% की, वो सेम है जब आप इंटरव्यू रूम के अंदर बैठे हो। ऐसा तो आपने कभी नहीं देखा होगा कि यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर है और इसको जाते ही जॉब मिल गई। इंटरव्यू तो हुआ ही होगा, चीज़ें तो पूछी होंगी। अब एक 60% वाला या 70% वाला कैंडिडेट जो है, उसने अपने 3 साल लगा दिए गूगल एनालिटिक्स, एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखने में, और उसको हैंड ऑन ट्रेनिंग है, प्रैक्टिकल चीज़ें आती हैं, टेक्निकल नॉलेज उसको बहुत ज़्यादा है। वहीं एक 95% वाला बैठा है जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर है, गोल्ड मेडलिस्ट है वो अपनी डिग्री के अंदर, और जब उससे पूछा कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो उसको डेफिनेशन आती है, लेकिन किन टूल्स पे काम करें, कीवर्ड्स कैसे रिसर्च करें, उसको पता नहीं। तो ऑब्वियसली जॉब किसको मिलने वाली है? बहुत बहुत क्लियर सा इसका आंसर है। तो आपको अपनी स्किल्स पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू में स्टूडेंट्स जो बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं, ये मैं आई थिंक पता नहीं कितने साल से स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ, अपना इंट्रोडक्शन ऐसा प्रिपेयर कर लो, योर इंट्रोडक्शन कैन लीड टू वेयर यू वांट योर इंटरव्यू टू गो। अपना इंट्रोडक्शन ऐसा प्रिपेयर कर लो। हमें जनरली क्या इंट्रोडक्शन मिलता है, मैं यहाँ से हूँ, मैंने ये स्कूलिंग की, ये ग्रेजुएशन की है, ये मेरा नाम है, ये मेरी फैमिली है, हम वही चीज़ों पे बात करते हैं। बिल्कुल। फिर उसके बाद तो आपने इंटरव्यूअर पे छोड़ दिया ना कि पूछ मुझसे, अब क्या पूछना चाहता है, तो जो भी पूछना चाहता है आई एम ओपन टू यू। हाँ। वहीं आप अपने इंट्रोडक्शन में बोल दो ना कि मैंने ये सर्टिफिकेशन किया है और इस सर्टिफिकेशन के पे मैंने ये काम किया, मैंने ये प्रोजेक्ट्स किए हैं, ये मेरे लाइव प्रोजेक्ट्स हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन उस प्रोजेक्ट पे होगा, बिल्कुल, या बहुत सही है ये, या उस सर्टिफिकेशन पे होगा। अब अगर आप उसको छोड़ ही नहीं रहे हो, आप रास्ता ही नहीं दिखा रहे हो उसको रास्ता ही नहीं दिखा रहे, तो यहाँ पे मैंने एक इंस्टाग्राम पे एक वीडियो में मैंने देखा था कि एक फार्मूला दिया हुआ था किसी ने, सीट का फार्मूला, SEAT। अपना इंट्रोडक्शन सीट के फार्मूले से बनाओ तो इट वुड साउंड डिफरेंट और उसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। क्या है ये तो सीट में पहला तो स्किल्स। ओके। आपको स्टार्ट ही अपने स्किल्स से करना है। 100 में से आप मान लो, अब मैंने बता दिया, आप अपना सीट के अकॉर्डिंग बना लोगे। ऑडियंस है जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उसमें से पता नहीं कितने लोग, जब मैं अपनी क्लास के अंदर स्टूडेंट्स को बोलता हूँ तो अगर 60 की स्ट्रेंथ बैठी है तो उसमें से 4 या 5 ही होते हैं जो सीट के अकॉर्डिंग अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करते हैं। तो 55 ने तो वही घिसा पिटा बोलना है,
My name is this, I did my schooling from here, this is my graduation degree, right now I am pursuing my master's degree, और वो उसी कॉलेज में बैठा है हायरिंग के लिए, अच्छा। और आप बता रहे हो मैं यहीं से MBA कर रहा हूँ, वो तो उसको पता ही है, और वो आपके रिज्यूमे में भी लिखी हुई हैं वो सारी चीज़ें। हाँ। तो आप अपने स्किल से स्टार्ट करो। अपने स्किल्स के बाद E स्टैंड्स फॉर एक्सपीरियंस इन एजुकेशन। आप अगर आपके पास जैसे फ्रेशर है तो वो अपने एजुकेशन के बारे में बात कर सकता है, यहाँ पे वो अपनी इंटर्नशिप की बात कर सकता है। तो किसी भी फ्रेशर के लिए अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो इंटर्नशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने इंटर्नशिप की बात करो, स्किल्स की बात करो, इंटर्नशिप की बात करो, जिसमें आपका एक्सपीरियंस ही है। एजुकेशन में बहुत डिटेल में मत जाओ, या कुछ अलग से सर्टिफिकेशंस किए हुए तो वो बताओ। ठीक है। जो डिग्री कर रहे हो वो तो हमें पता ही है, वो आपके हाँ। रिज्यूमे में भी लिखी हुई है। सर्टिफिकेशन अगर लिखे हुए हैं तो उसमें क्या सीखा हुआ है वो बताओ। देन कम्स योर अचीवमेंट्स। ए स्टैंड्स फॉर योर अचीवमेंट्स, कि आपने अचीव क्या किया। कोई अवार्ड्स मिले हैं आपको, या आप इंटर्नशिप में जहाँ काम कर रहे थे उसमें आपको कोई अवार्ड मिला, या आपने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके दिखाया कि भाई मेरे जाने के बाद वहाँ पे 20% सेल्स बढ़ गई। बिल्कुल। वो नंबर आप क्वांटिफाई करो, वो नंबर बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्वांटिफिकेशन तो आप इनफैक्ट जब आप अपना रिज्यूमे लिख रहे हो, अपने लिंक्डइन ऑप्टिमाइज कर रहे हो, तो क्वांटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके इस एफर्ट की वजह से आपने इतना अचीव करके दिया, तो क्वांटिफाई कर दो। एंड लास्ट इज द टाइप ऑफ पर्सन यू आर, आप कैसे इंडिविजुअल हो, वहाँ पे अपने, हाँ वहाँ पे अपने बारे में थोड़ा सा बता दो। तो ज़रूरी नहीं है ये इसी सीक्वेंस में बताना है कि स्किल पहले बोलूँगा फिर एजुकेशन, अपने अकॉर्डिंग एक डिज़ाइन कर लेकिन लो, ये है बना कि लो। ये चीज़ें ज़रूर बताओ। हाँ, लास्ट में ओपन एंडेड छोड़ दो, कि लास्ट में ऐसी चीज़ रखो कि अगला क्वेश्चन उसके ऊपर आए, तो डिस्कशन थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाएगा। और दूसरी चीज़, एक हमारी स्टूडेंट थी, अभी तो पास कर लिया उसने और वो जॉब कर रही है। जब वो इंटर्नशिप करने गई तो जो इंटरव्यू ले रहा था वो उसका लिंक्डइन कनेक्शन था। तो क्योंकि उसने नेटवर्किंग बहुत अच्छी की हुई थी, कनेक्शंस बहुत अच्छे बनाए हुए थे, तो जब मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तो इंटरव्यू कैसा रहा, कहते सर जब हमने इंटरेक्ट किया और पता लगा कि वी आर कनेक्टेड ऑन लिंक्डइन, तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहा इंटरव्यू। तो एक कंफर्ट लेवल आई जाता है, तो इसलिए नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है। अपना नेटवर्क ऐसा बिल्ड करो कि कल को यू नेवर नो, जिस इंटरव्यू में बैठे हो वो पहले से ही आपको जानता है। बिल्कुल। तो इंटरव्यू में, दूसरा इंटरव्यू में एक और चीज़ है कॉन्फिडेंस। अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो निकाल लोगे आप इंटरव्यू, बहुत ज़्यादा इशू ये बहुत सही चीज़ें आपने बताई हैं अभी ना, कि इस पे शायद बहुत बहुत कम लोग काम करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और जो चीज़ आपने बताई ना कि आप एक ओपन एंड छोड़ देते हो, सामने वाला तो फिर आपको फंसाएगा ही फंसाएगा, वो कहीं से भी कुछ भी लेके आएगा, लेकिन आपने कहीं ना कहीं उसको बता दिया कि भाई मेरा ये रास्ता है, अब वो उसी रास्ते के हिसाब से तुमसे पूछेगा। तो कंटेंट तो बहुत है यूट्यूब पे अवेलेबल, चाहे वो इंटरव्यू से रिलेटेड या आप लिंक्डइन पे, हमें लगता है कि भाई मैं ऐसी ऐसी चीज़ों पे बात कर रहा हूँ जो बहुत, क्योंकि शायद तुमने भी उतना ज़्यादा उस चीज़ पे काम नहीं किया हुआ। बिल्कुल। तो आप उस चीज़ पे काम करोगे, ढूंढना स्टार्ट करोगे, तो बहुत कंटेंट है। मैंने आई थिंक जब अपना ये वर्कशॉप बनाना स्टार्ट किया था तो मेरी पावर पॉइंट की 70 स्लाइड्स कुछ, जब मेरी फर्स्ट पावर पॉइंट रेडी हुई थी कि मैं स्टूडेंट्स को वर्कशॉप दूंगा, तो वो 70 स्लाइड्स बनी थी, ठीक है। जिसके अंदर कि मुझे टेक्निकल चीज़ों पे बात करनी है, ये कीवर्ड्स पे बात करनी है, हेडलाइन पे, फोटो पे, सारी चीज़ों पे। अभी 3 साल हो गए, वो मेरी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इट इज़ अराउंड 380 और 400 स्लाइड्स पे वो चली गई है। तो मुझे हर रोज़ कुछ ना कुछ नया, मैं जब भी कुछ लिंक्डइन से रिलेटेड सर्च कर रहा हूँ कुछ नया मिल जाता है, तो मेरी ये हैबिट हो गई, आई नोट इट डाउन और अगले दिन मैं उसको अपनी पावर पॉइंट में डाल लेता हूँ। सब कुछ याद रखना मेरे लिए भी बिल्कुल, ये तो है। इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो लेकिन जब मैं वर्कशॉप लेता हूँ, पहले 2 घंटे की वर्कशॉप मेरे लिए इनफ होती थी। अभी जब मुझसे कोई पूछता है, मैं बोलता हूँ मैं 8-10 घंटे लग जाएंगे, तो आप मुझे बता दो किन किन सेक्शंस को कवर करना है, उन्हीं चीज़ों पे बात करेंगे। नहीं तो 8-10 घंटे, मुझे 2 दिन की वर्कशॉप कम से कम चाहिए। डिजिटलाइजेशन के ज़माने में सब चीज़ें समझ आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रॉपर एक रेज्यूमे, हैंड हेल्ड रेज्यूमे होना भी बहुत ज़रूरी होता है। बहुत से लोग उस पर प्रोफाइल फ़ोटो ही नहीं लगाते हैं। तो प्रोफाइल फ़ोटो लगाना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, और किस तरह की प्रोफाइल फ़ोटो होनी चाहिए वो? तो फ़ोटो जो है वो बहुत, इस पे डिबेट होता है कि फ़ोटो रेज्यूमे में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। तो मैंने काफ़ी, जितने भी रिसर्च स्टडीज़ मैंने देखी हैं, या मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे पॉडकास्ट सुने, काफ़ी लोगों को फॉलो भी करता हूँ, और कुछ वर्कशॉप्स मैंने अटेंड की, तो मोस्टली वर्कशॉप्स में
तो बताया गया कि अगर आप प्रोफेशनली अपना रिज्यूमे बिल्ड कर रहे हो तो फ़ोटो नहीं होनी चाहिए उसके ऊपर। Okay. उसके ऊपर फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, फ़ोटो क्रिएट्स अ सॉर्ट ऑफ बायसनेस। दूसरी चीज़, आज के दिन तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आज के दिन बिल्कुल भी क्यों नहीं होनी चाहिए? एटीएस फ़ोटोज़ को रीड नहीं करता। ठीक है। तो एटीएस आपकी फ़ोटो को रीड नहीं करेगा, तो एटलीस्ट व्हेन यू आर अप्लाइंग, जब आपको पता नहीं है कि रिज्यूमे किसके पास जाने वाला है, तो फ़ोटो मत डालो। ठीक है। इन हैंड किसी को रिज्यूमे दे रहे हो, आपको पता है मेरा रिज्यूमे इस ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्ट एचआर के पास जाएगा, मैं फ्रेशर हूँ, मेरे पास इम्पैक्ट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, तो आप एक प्रोफेशनल फ़ोटो ऐड कर सकते हो, ऑप्शनल है, बट आई वुड सजेस्ट अवॉइड एडिंग अ फ़ोटो इन योर रिज्यूमे। रिज्यूमे में फ़ोटो ऐड मत करो। हालांकि लिंक्डइन पे तो मैं बोल रहा था कि फ़ोटो के बिना तो आपकी प्रोफाइल को देखेंगे भी नहीं, एक प्रोफेशनल फ़ोटो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप वो सिमिलर फ़ोटो आप अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो, एक प्रोफेशनल फ़ोटो, बट तभी ऐड करो जब आप किसी को सामने से इन हैंड दे रहे हो। दूसरा, आप फ्रेशर हो, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं आपके पास, आपकी फ़ोटो को देख के लगता है यार ये तो थोड़ा सा प्रोफेशनल लग रहा है। मैं अपने एक बहुत ही पुराने कलीग की एक हैबिट तुम्हें बताऊँगा। जब भी वो एचओडी थे हमारे, मैं इस कॉलेज में नहीं, पुराने कॉलेज में, तो जब भी उनके पास कोई रिज्यूमे या सीवी आता था तो वो सबसे पहले तो देखते थे उस पर फ़ोटो लगी हुई है या नहीं। फ़ोटो नहीं है तो वो सर्च करते थे फेसबुक के ऊपर। ठीक है। उससे वो जज करना चाहते थे उसको कि ये इंडिविजुअल कैसा है। अगर आपकी फ़ोटो ऐसी है कि सामने वाला जज करेगा यार ये तो बड़ा प्रोफेशनल बंदा लग रहा है, आपने टाई वाई लगाई हुई है, सूट वूट डाल के एक प्रोफेशनल फ़ोटो बनाया हुआ है, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बहुत अच्छा आपको फेस कट दिया हुआ है, और देख के लग रहा है यार ये कैंडिडेट तो बड़ा मस्त, ये अच्छा प्रोफेशनल कैंडिडेट लग रहा है, तो लगा लो अपनी फ़ोटो। अगर आपको लगता है उससे जॉब मिल जाएगी तो लगा लो अपनी फ़ोटो, बट स्टिल प्रोफेशनली आपको फ़ोटो अवॉइड करनी चाहिए। और वंस यू हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 4-5 ईयर्स तो फ़ोटो की ज़रूरत ही नहीं है, आपको अपने रिज्यूमे पे फ़ोटो डालने की ज़रूरत नहीं है। फ़ोटो के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं और टेम्पलेट्स के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। आज के टाइम पे ना एक बहुत कॉमन एआई टूल आ गया है, कैनवा जिसे हम बोलते हैं, तो उस पर बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल है। किस तरह का टेम्पलेट चुनना चाहिए और वहाँ उसको कैनवा को यूज़ करना चाहिए, मतलब इस तरह के बहुत सारे सवाल उठते हैं। कैनवा को यूज़ तो करना ही चाहिए, मतलब जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है इस फील्ड में, जिसको फोटोशॉप नहीं आता, वो पोस्टर्स क्रिएट कर लेता है कैनवा पे। बिल्कुल। हालांकि देख के पता लग जाता है क्वालिटी कि भाई कैनवा वाली क्वालिटी है या किसी एक्सपीरियंस ने बनाया हुआ है कि किसी डिज़ाइनर से बनवाया है। तो वहाँ पे टेम्पलेट्स तो हमारे पास पावर पॉइंट के टेम्पलेट्स हैं, पोस्टर्स के टेम्पलेट है, ब्रोशर बना सकते हो, वीडियोस क्रिएट कर सकते हो, और ऑब्वियसली वहाँ पे रिज्यूमे के भी टेम्पलेट बहुत सारे हैं। और कैनवा के ऑलमोस्ट हर टेम्पलेट में फ़ोटो का ऑप्शन भी दिया हुआ है ज़्यादातर। मैं तो सजेस्ट करूँगा डिलीट कर दो वो ऑप्शन और उसके बाद अपने टेम्पलेट को यूज़ कर लो। सेम आंसर मेरा जो तुमने फ़ोटो के लिए पूछा था, मैंने कहा कि इन हैंड आपको देना है तो फ़ोटो लगा लो, इन हैंड आपको देना है तो कैनवा का रिज्यूमे क्रिएट कर लो, क्योंकि कैनवा जो आपको आउटपुट देता है क्रिएट करने के बाद वो पीडीएफ में देता है। ओके। ठीक है, तो कैनवा की जो आउटपुट है वो पीडीएफ में है। आप उस पीडीएफ को जब वर्ड में कन्वर्ट करते हो तो कैनवा के फॉन्ट्स अलग हैं, कैनवा का अलाइनमेंट सारा अलग है, वो सब हिल जाता है। सिमिलर फ़ॉन्ट आपको माइक्रोसॉफ्ट वाले सारे फ़ॉन्ट्स उसमें नहीं मिलते हैं, और जो आप यूज़ कर रहे हो वो चेंज हो जाते हैं। जब भी आप किसी पीडीएफ को वर्ड में कन्वर्ट करते हो तो ऑब्वियसली उसमें काफ़ी सारे चेंजेस एज इट इज़ आपको नहीं मिलता है। तो इसलिए मैं तो सजेस्ट करूँगा कि कैनवा का टेम्पलेट ऑल दो बहुत अच्छे स्मार्ट टेम्पलेट्स हैं, प्रोफेशनल टेम्पलेट्स हैं, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा दिया हुआ है, उसके ऊपर आप एक प्रोफेशनल कलर चूज़ कर सकते हो। दूसरा, अगर मान लो कि फोटोग्राफी से रिलेटेड बनाना है तो टेम्पलेट अलग मिल जाएगा, मार्केटिंग से रिलेटेड बनाना है टेम्पलेट अलग मिल जाएगा। हाँ, यूज़फुल है, जैसे मैं कह रहा हूँ सामने से किसी को देना है, सीधा एचआर को देना है, रिक्रूटर को देना है, तो आप यूज़ करो। डायरेक्ट पीडीएफ प्रिंट करनी है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको वर्ड फाइल प्रिंट करके सामने किसी को देना है, लेकिन अगर वो रीड होने के लिए जाना है तो फिर थोड़ा सा ट्रिकी है, वो नहीं यूज़ करना चाहिए। और जो फॉर्मेट होना चाहिए एक रेज्यूमे का, तो इसके ऊपर भी बहुत लंबी डिबेट चलती आई है और मुझे लगता है शायद चलती ही रहेंगी। हम इस पे अगर बात करें तो आपके हिसाब से वो क्या होना चाहिए फॉर्मेट? एटीएस के अकॉर्डिंग आपका फॉर्मेट
डॉक फाइल होनी चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाओ। आई वुड सजेस्ट अपना रिज्यूमे टेक्स्ट फाइल या वर्ड फाइल, आई वुड सजेस्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड पे अपना रिज्यूमे बनाओ। बहुत सारे एटीएस प्लेटफॉर्म, थोड़ा सा सरप्राइजिंग है ये, क्योंकि जनरली मोस्टली वर्कशॉप्स में सिखाया जाता है या बताया जाता है अपने रिज्यूमे को क्रिएट करके पीडीएफ में कन्वर्ट कर लो। ओके। जिसको भी भेजना है पीडीएफ में भेजो। उससे क्या होगा, आपका अलाइनमेंट नहीं हिलता, आपका टेक्स्ट नहीं हिलता, जिस पर्टिकुलर जिस पेज पे जो लिखा हुआ है उसी पेज पे रहेगा। आप किसी भी सिस्टम में उसको ओपन कर लो तो वो हिलती नहीं है वो सारी चीज़ें। हालांकि आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अगर 2013 में बनाया और वो 7 में खुल रहा है तो बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं, और बहुत सारी जगह तो खुलेगा ही नहीं वो। हाँ, तो इसीलिए सजेस्ट किया जाता है कि पीडीएफ में उसको कन्वर्ट कर दो। आप लोगों ने जब प्रोजेक्ट्स भी बनाए होंगे अपने इंटर्नशिप, तो वो आपको बोला गया होगा कि पीडीएफ में ले आओ, तो फिर अलाइनमेंट नहीं हिलेगा, ग्राफ वगैरह सीधे सीधे दिख जाएंगे। तो पीडीएफ में हमें बताया जाता है। लेकिन मैं जब ये रिज्यूमे के रिगार्डिंग जितना भी अपनी वर्कशॉप्स बना रहा था या जितना कंटेंट मैं प्रिपेयर कर रहा था एटीएस पे, मैं अभी लिंक्डइन पे मुझे लगता है 400 स्लाइड बना ली। अब एक नई प्रेजेंटेशन बननी चाहिए, तो मैं एटीएस पे अब काम कर रहा हूँ कि स्टूडेंट्स को वर्कशॉप दूँ। हालांकि एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे तो मैं साल भर से बनवा देता हूँ, स्टूडेंट्स को हेल्प करता हूँ, लेकिन एक वर्कशॉप में उसके लिए क्रिएट कर, तो उसमें मुझे पता लगा कि बहुत सारे एटीएस सॉफ्टवेयर्स ऐसे हैं जो पीडीएफ को रीड ही नहीं करते हैं, ओके। वो वर्ड डॉक्यूमेंट को ही रीड कर रहे हैं। तो फिर मतलब वो कहीं ना कहीं पहले ही डिस्क्वालीफाई हो गए जिनका। हाँ, तो वो रीड ही नहीं होगा, वो रैंकिंग होगी ही नहीं उसकी, तो वो चांस ही नहीं लेना चाहिए। तो आई वुड सजेस्ट कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही आप अपने रिज्यूमे को बनाओ। बहुत अच्छा टेम्पलेट, बहुत अच्छा डिज़ाइन शायद आपको ना मिले, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम जब आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती। आपके कीवर्ड्स, आपके स्किल्स और आपने उस एक्सपीरियंस के अंदर जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है वो ज़्यादा मैटर और करता मुझे है। लगता है शायद अगर आपका रिज्यूमे एटीएस के पास जा रहा है तो वहाँ पे आपने किस डिज़ाइन में बनाया है कुछ मैटर करता ही नहीं है हाँ, वहाँ वो पे। तो रैंकिंग करेगा आपके कीवर्ड्स पे, आपके हाँ। स्किल्स पे रैंकिंग करेगा। वो टॉप 10 छाट के उनको दे देगा अगर वो कहेंगे कि मुझे इतने रिज्यूमे चाहिए। इनफैक्ट जब से मैंने अपने लिंक्डइन पे कीवर्ड्स डाले हैं और ऑप्टिमाइजेशन किया है, तो मुझे नारसी मुंजी मुंबई से मुझे आया था एक कॉल इंटरव्यू के लिए। तो मैं तो उनका मैसेज देख के आई वाज शॉक्ड कि मतलब, हालांकि मुझे लगा कि यार अभी तो मैंने इतना काम नहीं किया कि इस इंस्टीट्यूट से, वो सिर्फ उस वजह से आई टोटली अंडरस्टूड दैट थिंग कि ये जो मैंने अपनी प्रोफाइल पे ऑप्टिमाइजेशन कर दी है तो मेरी ट्रैकिंग हो गई है। जनरली एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर, हमारी फ्रेटर्निटी के अंदर अभी एटीएस यूज़ नहीं किया जा रहा है हायरिंग्स के लिए। न्यूज़पेपर में वैकेंसी आती है, इस कॉलेज के अंदर इतने टीचर्स रिक्वायर्ड है, इतने प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये क्वालिफिकेशन है, या वॉक एन इंटरव्यू रख देते हैं, हम जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं और हायरिंग वैसे ही हो रही है। मेल के थ्रू हम अपना रिज्यूमे सेंड करते हैं। बट आई थिंक बहुत बड़ा नाम है नारसी मुंजी, तो वो ऑब्वियसली एटीएस यूज़ कर रहे होंगे। लिंक्डइन पे मुझे उनका मैसेज आया, मुझे एक लेडी ने, एचआर ने अप्रोच किया और तो टेलीफोनिकली इंटरव्यू उन्होंने मेरे साथ शेड्यूल किया नेक्स्ट डे का। तो पहला क्वेश्चन उनका बस ये था कि भाई आर यू रेडी टू रीलोकेट टू मुंबई। तो मैंने कहा नहीं, अभी तो आई एम नॉट रेडी। तो वो बात वहीं ख़त्म होगी। लेकिन उससे मुझे ये समझ आ गया कि मेरी प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन की वजह से मुझे वो आया। तो लिंक्डइन तो रीडेबल है, लेकिन वहीं अगर आप अपने रिज्यूमे को चाहते हो कि एटीएस रीड करे तो वो आपको डॉक फाइल में उसको क्रिएट करो। ऊपर नीचे हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो एटीएस ने कीवर्ड्स, उसने टेक्स्ट और कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग आपको रैंक करना है उसको बहुत ज़्यादा। वो आपका कंटेंट उठाएगा सीधा सीधा। लिंक्डइन पे जो है एक फ्री अकाउंट है, एक प्रीमियम अकाउंट है। तो वो प्रीमियम अकाउंट कितना फ़ायदेमंद हो सकता है किसी इंसान के लिए कि वो एक फ्री में यूज़ करे या एक प्रीमियम यूज़ करे, उससे क्या डिफरेंस आने वाला है उसकी लाइफ में? मुझे पता था ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। अगर हम लिंक्डइन पे बात कर रहे हैं तो प्रीमियम वाला क्वेश्चन तो बहुत ही, आजकल हर ऐप का, आप चैट जीपीटी यूज़ करो, एक फ्री वर्जन है, एक चैट जीपीटी का पेड वर्जन है। आप ग्रामरली यूज़ करो, ग्रामरली का पेड वर्जन है और एक फ्री वर्जन है। तो लिंक्डइन का भी एक प्रीमियम वर्जन है, एक फ्री वर्जन है। तो मैं तो स्टूडेंट्स को हमेशा ये बोलता हूँ, फाइनेंशियली अगर कैपेबल हो और ले सकते हो तो बिल्कुल लेना चाहिए। 110% आपको प्रीमियम अकाउंट लेना चाहिए इफ़ यू आर हैविंग दैट एबिलिटी टू पे। हालांकि महीने का 1000-1200 ही होता है, 2 मूवी कम देख लेना, 1-2 आउटिंग कम कर लेना, आप परचेज़ कर सकते हो। डिटेल में आता हूँ। इसके अलावा एक और चीज़ है, जब स्टूडेंट्स 4th सेमेस्टर में होते हैं, जॉब के लिए थोड़ा स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ कि भाई
प्रीमियम वाला अप्लाई कर दो, क्रेडिट कार्ड की या डेबिट कार्ड की डिटेल्स ऐड करोगे, फर्स्ट मंथ फ्री मिलता है, यूज़ करके हटा देना, क्या पता उसे 1 महीने में जॉब मिल जाए। बिल्कुल। बाकी इसके अलावा अगर क्या फ़ायदे क्या हैं प्रीमियम लेने के, अगर हम रूटीन में भी अगर इसको ले लेते हैं तो उसके फ़ायदे क्या हैं। लिंक्डइन आपको कुछ कोर्सेज देता है, आप अपने स्किल से रिलेटेड कोर्स कर सकते हो। ओके। दूसरा, आपको क्या ऑप्शन मिलती है, आप डायरेक्टली किसी को अप्रोच कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। अभी मुझे क्या करना पड़ता है, मैं पहले कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजूंगा, कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगी, उसके बाद मैं सामने वाली पार्टी को मैसेज कर सकता हूँ या उससे बात स्टार्ट कर सकता हूँ। अनलेस एंड अनटिल, जब तक वो मेरी कनेक्शन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आई कैन नॉट टॉक टू देम या आई कैन नॉट मैसेज देम। वही चीज़ अगर मेरे पास प्रीमियम अकाउंट है तो इट गिव्स मी एन ऑप्शन। मुझे एग्जैक्ट लिमिट तो नहीं पता कितने अकाउंट्स में कर सकते हैं, तो ये हालांकि इससे मुझे भी पता लगा, आई स्टिल हैव समथिंग टू रिसर्च ऑन कि कितने कितने लोगों को हम वो मैसेज कर सकते हैं। शायद सबको ही होगा या एक पर्टिकुलर लिमिट होगी, बट यू कैन डायरेक्टली मैसेज टू समवन। तो आप अपना प्रपोजल भेज सकते हो, बात कर सकते हो, उनको अप्रोच कर सकते हो। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप कोई जॉब सर्च करते हो तो प्रीमियम अकाउंट आपको क्या ऑप्शन देता है, आप डायरेक्टली एचआर से बात कर सकते हो। ओके। मैंने जॉब सर्च की, उसमें अप्लाई का ऑप्शन आता है। अगर मेरे पास प्रीमियम अकाउंट नहीं है, जॉब सर्च की, उसमें अप्लाई का ऑप्शन है, मैंने अप्लाई कर दिया। जब भी सामने से आंसर आना होगा आएगा। कई बार ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, हायरिंग के लिए उस पर जॉब्स डाल देती हैं, उस क्लोज़ नहीं करती हैं, वो ओपन पड़ा रहता है। आप अप्लाई करते जा रहे हो, 6 महीने से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। बहुत बार स्टूडेंट्स बोलते हैं सर इतने टाइम से मैं अप्लाई लिंक्डइन पे अप्लाई कर रहा हूँ, कोई रिस्पॉन्स आ नहीं रहा। तो बहुत बार ऐसा होता है कि उन्होंने अपनी उस हायरिंग को क्लोज नहीं किया। बट आपके पास प्रीमियम अकाउंट है, वहाँ पे ऑप्शन आता है यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू द एचआर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। उनकी ईमेल आईडी आ जाएगी, सीधा एचआर को भेज दो, सीधा एचआर को मैसेज कर दो। दूसरा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, वहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि इस जॉब के लिए 25 लोग अप्लाई कर चुके हैं या 30, 40, 50 लोग अप्लाई कर चुके हैं। वो वैसे भी दिखाता है, वो फ्री वाले में भी दिखाता है। अच्छा। कि मैंने एक जॉब सर्च की, उस जॉब में दिखा रहा है कि भाई इस जॉब के लिए 50 लोग इंटरेस्टेड हैं, बट मैं ये नहीं देख सकता कि वो 50 लोग मेरे से कैसे डिफरेंट है। प्रीमियम वाले में आप उन 50 लोगों के साथ अपने स्किल्स मैच कर सकते हो। हाँ। कि भाई इस 50 में से 25 लोग ऐसे हैं जिन्होंने गूगल एनालिटिक्स का कोर्स किया हुआ है, इसको फाइनेंशियल मॉडलिंग आती है, आपके पास ये स्किल नहीं है, वो कंपैरिजन कर सकते हो। और मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं आपको अपने कीवर्ड्स में हेल्प करेगा। अगर आपने भी वो किया और आपकी प्रोफाइल पे नहीं है तो आप उसको देख के वो ऐड कर सकते हो। बिल्कुल। एक और इससे एक और चीज़ याद आई, जॉब वाले सेक्शन में ही एक सेक्शन है इंटरव्यू प्रिपरेशन का, लेफ्ट हैंड साइड पे आता है, जिसमें बहुत सारे लोगों ने क्या किया होता है कि आप उसमें क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन तो हमेशा ही आता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और लोगों ने अपने आंसर्स डाल रखे होते हैं, तो आप फर्स्ट 2-3 आंसर्स उसमें पढ़ सकते हो। प्रीमियम है, आप सबके आंसर पढ़ सकते हो। उसके अंदर मान लो कि आपने किसी पर्टिकुलर, मान लो कि कोई वेबसाइट बिल्डिंग से रिलेटेड एक जॉब थी, इंडिविजुअल ने अप्लाई किया, उसके अंदर 10 क्वेश्चन उससे पूछे गए, उसने अपना एक्सपीरियंस उसमें डाल दिया कि भाई मेरे से ये 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने ये आंसर किया था। आप उसके रिस्पॉन्सेज पढ़ सकते हो कि भाई ये क्वेश्चंस थे, ये चीज़ें। और ये वाले फीचर्स बहुत सारे लोगों को लिंक्डइन के पता ही नहीं है। हम लोग इंस्टीट्यूट्स में बड़ी बड़ी पीडीपी क्लासेस और इंटरव्यू क्लासेस शेड्यूल करते हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे है। फ्री ऑफ कॉस्ट में चलो हमें कंटेंट थोड़ा सा लिमिटेड मिलता है, लेकिन उसके अलावा जो नहीं, अगर काफी काम की चीज़ है। मुझे लगता है कि अगर आप 1000-1200 रुपए देके आपको इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं जिससे कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रिपेयर कर सकते हो। और ये तो मैं आपको वो बता रहा हूँ जो आपने करियर के अकॉर्डिंग प्रीमियम लिया हुआ। जब आप प्रीमियम लेते हो तो उसमें 4 अलग अलग ऑप्शंस आती हैं। एग्जैक्टली चारों तो याद नहीं है। एक सेल्स नेविगेटर करके आता है, एक लीड्स के लिए आता है, एक ये आपका करियर के लिए आता है। तो स्टूडेंट्स को तो मैं सजेस्ट करता हूँ करियर वाला ले लो उसके अकॉर्डिंग। एक सेल्स नेविगेटर करके आता है जिसमें आप अपनी एम्प्लॉयर्स को या इंडस्ट्री के अलग अलग लोगों को अप्रोच कर सकते हो, लीड्स जनरेट कर सकते हो कि मुझे यहाँ से लीड मिलेगी तो मैं इसको अप्रोच करूँगा तो ही माइट परचेज माई प्रोडक्ट। तो वो अलग अलग अकाउंट्स हैं। तो उसमें 4 ऑप्शन आती हैं बेसिकली लिंक्डइन प्रीमियम के अंदर। तो आप अपने अकॉर्डिंग उसमें से चूज़ कर लो। और बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए। तो मैंने एक स्टडी में पढ़ा था कि जो सेल्स के लिए, सेलिंग के लिए जो इंडस्ट्रियल गुड्स हैं, तो आप बहुत ज़्यादा अप्रोच कर रहे हो लिंक्डइन के थ्रू बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी पार्टीज़ को। और अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है और अगर आपने प्रोफेशनली
बिल्ड किया हुआ है। सोचो वहाँ पे आपकी एक प्रोफेशनल ब्रांड बिल्ड है ऑलरेडी। वो देखेगा कि इंडिविजुअल क्या काम कर रहा है, इसने किन किन लोगों के साथ इसके कनेक्शंस हैं, तो बहुत हेल्पफुल है। ऑलरेडी किन कंपनीज के पास इनका माल जा बिल्कुल रहा है, कौन सी बिल्कुल। मशीन कौन सी कंपनी यूज वो कर रही है। टैब्स दिख जाएंगे, वो हाँ, कंटेंट से, आपके कंटेंट से पता लग जाएगा। तो प्रीमियम वर्जन डेफिनेटली तो ये इट सिर्फ इज। एक जॉब के लिए नहीं कह सकते हमें इसको, स्टूडेंट्स बहुत के लिए तो है, जॉब के लिए अगर आप हाँ करियर वाला ले लो, आप करियर उसमें वाला। जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से जॉब मिल गई आपको सॉरी, जॉब मिल गई आपको, उसके बाद 5 साल 10 साल के बाद जॉब स्विच तो करनी है। वन ऑफ माय रिलेटिव, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं थे लिंक्डइन के ऊपर, जब जॉब सर्च करनी थी तो 1 महीने उसके ऊपर काम किया। पहले शायद 15-16 लाख के पैकेज पे थे, अभी वो 25-30 लाख के पैकेज पे गए, और अब फिर बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है लिंक्डइन के ऊपर। तो बट क्योंकि एक्सपीरियंस था, 15 साल का एक्सपीरियंस था, उन्होंने जॉब्स ढूंढी, अप्लाई किया, और बहुत ज़्यादा उनका कंटेंट कीवर्ड मैटर भी नहीं किया। वो एक एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस इंडिविजुअल मिल रहा था, तो हायरिंग होगी। वहीं पे अगर आप सारे काम कर गए तो फिर सामने से आ जाएंगी। तो मेरे को कहीं ना एक सवाल घूम घूम रहा है मेरे दिमाग में कि जैसे आपने बताया कि आपके पास अगर प्रीमियम है, आपके पास आपने प्रीमियम लिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट एचआर को मैसेज कर सकते हो, आप उससे बात कर सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट एचआर के पास। अगर हम बात करें कि उस कंपनी में एटीएस के थ्रू जो है रिक्रूटमेंट होनी थी, आपके पास प्रीमियम था, तो आपने डायरेक्ट एचआर से बात करी, तो कहीं ना कहीं आपको एक फ़ायदा मिल सकता है उस चीज़ का कि आपको वो एटीएस वाले प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ेगा अगर आपने डायरेक्ट एचआर से बात करी है और वो उसको आपका समझ भी आ गया। तो क्या ऐसा लगता है आपको, ऐसा हो ये सकता है? एक एडवांटेज तो है कि है ना? आपने एचआर से बात, जैसे मैं पहले कह रहा था कि भाई एचआर, एटीएस माइट भी आपके रिज्यूमे को रैंक ना हाँ, करे, बट एचआर से डायरेक्टली बात की तो यू नेवर नो, बोल दे कि चलो लेट मी सी। हमारे इंडिया में तो बहुत होता है, चलो मैं देखता हूँ कुछ, क्योंकि डायरेक्ट आपने बात कर ली तो उससे भी हाँ, लगता है कि यार ये तो पर्सनली मुझसे सीधा सीधा बात कर मुझे रहा वही है। लगा कि ये कहीं ना कहीं एक एडवांटेज है हाँ, कि आपको एडवांटेज तो है। एटीएस से नहीं गुजरना पड़ेगा अगर आपने वहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट कर दिया अच्छे से। तो मतलब श्योरिटी तो नहीं है, क्या पता श्योरिटी नहीं, एचआर भी लेकिन बोले कि नहीं जाना तो इस प्रोसेस के थ्रू ही जाना पड़ेगा, और हाँ, एचआर भी देखेगा आपकी स्किल्स वगैरह, तो वो देखेंगे ही। नहीं मैं वही बट कह रहा हूँ, हाँ, एक एक पर्सनल टच आ जाता आ है, जाता है कहीं ना कहीं। ऑब्वियसली वो एक पर्सनल टच, हाँ, वो बेनिफिट प्रीमियम का हमेशा रहेगा, वो बिल्कुल। बेनिफिट। कुछ मैं चाहूँगा कि कुछ आप ना टिप्स बताओ जो कि एक बिगनर के लिए, एक बच्चा जो है अभी फ्रेशर है उसके लिए कह लो, कि वो ना अपना रिज्यूमे बहुत अच्छा बना सके, उसमें हम बहुत सारी बात कर सकें तो ज़्यादा अच्छा है कि एक शुरू से लेके उसके एंड तक उसको डिलीवर करने तक सब कुछ आ सके। अगर इसमें कुछ मैं प्रो टिप्स। समराइज कर देता हूँ इसको। सबसे पहले तो स्टूडेंट या ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रिज्यूमे है क्या, और किसके लिए रिज्यूमे है, किसके लिए सीवी है, किसके लिए बायोडाटा है। हम इंडिया के अंदर बेसिकली 3 चीज़ें चल रही हैं, बिल्कुल। रिज्यूमे, सीवी और बायोडाटा। और ज़्यादातर साउथ एशियन कंट्रीज़ में, इंडिया, बांग्लादेश, फ़िलीपींस में, इन कंट्रीज़ के अंदर ज़्यादातर यही 3 चीज़ें चलती हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ में कहीं कहीं पे सिर्फ रिज्यूमे चलता है, कहीं कहीं पे बायोडाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगर मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो ये 3 अलग अलग चीज़ें हैं। रिज्यूमे फ्रेशर्स के लिए है, ठीक है। ठीक है, क्योंकि वो छोटा होता है, कंटेंट बढ़ जाता है तो वो सीवी बन जाता है। जब तक आप 2 पेज का कंटेंट बना रहे हो, 2 पेजेस में बना रहे हो, तो हम उसको रिज्यूमे कंसिडर करते हैं। और जैसे टिप्स की बात की, तो इसके साथ ही एक टिप भी आपको मैं दूंगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप चाहे सीवी बनाओ, चाहे रिज्यूमे बनाओ, कोशिश करो, पहली कोशिश तो ये करो कि 1 पेज का हो। फ्रेशर का बन जाएगा इजीली 1 पेज के अंदर, बट क्योंकि जब हम एक्सपीरियंस हो जाते हैं 5 साल 10 साल, और फील्ड पे भी डिपेंड करता है, एक एक्सपीरियंस इंडिविजुअल 2-3 पेज का सीवी बना लेगा, 4 पेज का बना लेगा। वहीं जब हम एजुकेशन इंडस्ट्री से आते हैं तो हम कितने रिसर्च पेपर्स पे काम करते हैं, कितने सर्टिफिकेशंस पे काम करते हैं, बहुत सारी वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं। तो मैंने 50-50 पेज के सीवी भी देखे हैं टीचर्स के। तो लेकिन फिर वहाँ पे एटीएस की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे हायरिंग उस 50 पेज में से, उसके कंटेंट से हो जाएगी। तो सीवी रिज्यूमे का डिटेल्ड वर्जन है। जो कंटेंट आपने रिज्यूमे में डाला उससे ज़्यादा डिटेल्ड वर्जन आपका सीवी होता है। वो कब बनता है? एटलीस्ट 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपका सीवी बनना स्टार्ट हो जाता है। वो भी अगर आपने बहुत सा कुछ जॉब अचीवमेंट्स हैं, जॉब स्विच किए हुए हैं, कि 5 साल में 4 एक्सपीरियंस है आपके पास, तो 4 अलग अलग डिस्क्रिप्शंस डालने पड़ेंगे। क्यों कह रहा हूँ छोटा बनाओ? बहुत सारे एटीएसेस में ये कमांड दी जाती है कि फर्स्ट 2 पेज स्कैन करने हैं। तो अगर आप 4 पेज का सीवी बना भी रहे हो
तो कोशिश करो स्किल्स एक्सपीरियंस जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं फर्स्ट 2 पेजेस पे रखो, फर्स्ट 2 पेजेस पे रखो। ठीक तो है। रिज्यूमे है फ्रेशर्स के लिए, कम कंटेंट के लिए, सीवी है जनरली एक्सपीरियंस के लिए। और एक फ्रेशर भी सीवी बना सकता है, उसने बहुत सारी रिसर्च की हो, बहुत सारा कंटेंट उसके पास हो, 4-5 पेज का बना ले, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत यूज़फुल नहीं है, बहुत यूज़फुल नहीं है। फिर आता है बायोडाटा। इंडिया में बायोडाटा पर्सनल चीज़ों के लिए, आप अपने पर्सनल मैटर के लिए यूज़ करते हो, जैसे ज़्यादातर शादी के लिए यूज़ होता है, जिसके अंदर आपकी पर्सनल डिटेल्स होती हैं। आपका नाम, आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो, क्योंकि शादी में वो चीज़ देखी जाती है इंडिया के अंदर। आपकी सैलरी क्या है, आप अपनी सैलरी अपने रिज्यूमे या सीवी में कहीं मेंशन नहीं करते। फैमिली में कौन कौन है, मदर क्या जॉब करते हैं, पेरेंट्स क्या जॉब करते हैं, सिबलिंग्स कितने हैं, सिबलिंग जॉब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो आपके बायोडाटा में जाता है। वो भी एक पेज में बन जाता है बहुत ईजीली। तो हमें प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बायोडाटा पे तो काम करना ही नहीं है। वो जब आप फैमिली एक्सटेंड करने की बात करते हो या शादी की बात करते हो, तो वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ती है बायोडाटा की। हालांकि मैंने ये भी पढ़ा था कि अमेरिका के अंदर बायोडाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर जॉब आप, के लिए भी? हाँ, जॉब के लिए दे आस्क फॉर योर बायोडाटा, क्योंकि उसके अंदर वो आपकी पर्सनल डिटेल्स भी जानना चाहते हैं। उसके अंदर वो उनका जो भी वो ग्रीन कार्ड नंबर या हाँ कुछ हाँ नंबर हाँ। होता है, दे वो सारे ट्रैक कर लेते हैं। तो मैंने पढ़ा था जब मैं ये रिसर्च कर रहा था रिज्यूमे और सीवी से रिलेटेड, और आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द कंट्री, वहाँ पे रिज्यूमे और सीवी एक ही चीज़ होती है। तो आप जब सर्च करोगे, इनफैक्ट आप विकीपीडिया पे जाओगे तो आपको ऐसी एक लिस्ट मिल जाती है कहाँ पे रिज्यूमे सीवी एक ही है। तो सबसे पहले तो ये डिफ्रेंशिएशन पता होना ज़रूरी है। ठीक है। दूसरी चीज़ जो है, जैसे मैंने फॉर्मेट बताया, आप डॉक फाइल में बनाओ। तीसरी चीज़, फॉन्ट्स आप टाइम्स न्यू रोमन, कैलिबरी, एरियल, मैं ये 3 सजेस्ट करूँगा, इसमें से चूज़ करो। टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, कैलिबरी बहुत इजीली अवेलेबल है माइक्रोसॉफ्ट पे, प्रोफेशनल माने जाते हैं और इजीली रीडेबल है। तो ये 3 फॉन्ट्स को यूज़ करो। और इसके मुझे लगता है ये हर ऐप में, हर जगह, हर सॉफ्टवेयर में, कोई भी वर्जन है किसी भी सॉफ्टवेयर का, उसमें हर जगह मिलेंगे ये। हाँ, तो ये फॉन्ट आपको यही यूज़ करना है। हेडिंग्स दो, अगर आप एक्सपीरियंस में लिख रहे हो तो ऊपर हेडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जैसे आपने अपनी डिटेल्स डाल दी तो वहाँ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, अपना नाम थोड़ा बड़ा रखो। स्टार्टिंग में सबसे पहले आपका नाम आएगा, उसका फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर दो। तो नॉर्मल अगर आप 12 में लिख रहे हो तो उसको 16 टेक्स्ट कर दो या 18 कर दो, वो विजिबल होना चाहिए। उसके साथ हेडलाइन, जैसे हम लिंक्डइन पे यूज़ कर रहे थे, नाम के नीचे आप अपनी कोई भी टर्मिनोलॉजी, जैसे जिस फील्ड से आप हो, जैसे मैं यूज़ करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, पर्सनल ब्रांडिंग, तो मेरे नाम के साथ ही पता लग जाता है इस डोमेन पे ये बात करेगा, फिर मेरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ जाती है। हेडिंग्स दो, जहाँ एजुकेशन स्टार्ट हो रहा है उसके ऊपर एजुकेशन ज़रूरी है। एटीएस उसी के अकॉर्डिंग रीड करता है। रीडिंग से याद आया, एटीएस रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रीड करता है। ओके। आपका लेटेस्ट एक्सपीरियंस सबसे पहले आना चाहिए। ठीक है। जैसे अगर मैं अपना सीवी बनाऊंगा तो सबसे पहले लिखूंगा करेंटली वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन पानीपत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, फिर मेरी पिछली जॉब, फिर मेरी उससे पिछली जॉब। एजुकेशन को भी ऐसे लिख दो, सबसे पहले जो आपकी हाईएस्ट डिग्री है सबसे पहले वो, फिर वो। एक चीज़ और जो मुझे एटीएस या कीवर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पता लगा, जनरली हम स्किल्स लास्ट में लिख देते हैं। एक्सपीरियंस लिखेंगे, एजुकेशन लिखेंगे, फिर हम अपने हार्ड स्किल्स या सॉफ्ट स्किल्स लिख देते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स पे, बहुत सारे स्टडीज़ में था कि आप स्किल्स को एक्सपीरियंस से पहले ही लिख दो, क्योंकि आपके वो मार्क किए जाते हैं, उस पर आपका रैंकिंग होती है। तो जनरली और स्किल्स को डिवाइड करो टेक्निकल स्किल्स में और अपना मैनेजरियल स्किल्स में। इसको हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल्स भी बोल देते हैं। तो अपने हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स मेंशन करो, और ये चेंज होते रहते हैं। चेंज कैसे होते रहते हैं, मैंने कहा था हर जॉब के लिए आप अपनी अलग रिज्यूमे को एडिट करो। तो अगर किसी जॉब में आपको लग रहा है कि टीम बिल्डिंग या लीडरशिप सॉफ्ट स्किल होना ज़रूरी है तो वो ऐड कर दो, उसका जस्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। सॉफ्ट स्किल्स हम जनरली चेंज कर देते हैं। टेक्निकल स्किल्स तो ऑब्वियसली हमारी एजुकेशन, हमारे सर्टिफिकेशन से रिलेटेड होता है, लेकिन अगर आपके पास 5-6 तरह के टेक्निकल स्किल्स हैं और आपको लग रहा है इसमें से 2 इस जॉब के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, तो वो हटा दो। तो स्किल्स ऐड करो। फॉर्मेट मैंने बता दिया, रिज्यूमे सीवी का डिफरेंस मैंने बता दिया। कवर लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अभी तक हमने बात की नहीं कवर लेटर पे। जब जनरली एटीएस में तो कवर लेटर का इतना कोई रोल है नहीं, बट व्हेन यू मेल, ये आजकल मेल ही करते हैं जनरली, हर जगह पे हायरिंग के लिए हम मेल कर रहे हैं। अगर सिर्फ अपलोड नहीं करना, किसी ने कोई एक्सटेंशन या कुछ लिंक दिया है यहाँ अपना रिज्यूमे अपलोड कर दो, तो हम रिज्यूमे अपलोड कर देते हैं। अदरवाइज व्हेन एवर यू आर सेंडिंग योर रिज्यूमे और सीवी टू समवन, तो अपनी ईमेल में टेक्स्ट बॉडी में कवर लेटर ज़रूर डालो,
कवर लेटर क्या है? कवर लेटर बेसिकली समरी है आपके रिज्यूमे की। आप उस जॉब में इंटरेस्टेड हो और आपका ये इतना एक्सपीरियंस है, ये आपके स्किल से एक समरी बना के एक लेटर आपने उसके साथ अटैच कर दिया। और प्रोफेशनली मुझे लगता है अगर आप किसी को भी रिज्यूमे डाल रहे हो तो साथ में कवर लेटर आपको ज़रूर अटैच करना चाहिए। इसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है यूजिंग एक्शन वर्ब्स। आप अपने रिज्यूमे में लिंक्डइन पे एक्शन वर्ब्स को यूज़ करो, जैसे कि डेवलप्ड, आपने कुछ डेवलप किया है, इंजीनियर्ड ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। तो आपके रिज्यूमे में जब आप अपने एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब कर रहे हो, बुलेट पॉइंट्स में लिखना चाहिए। आप अपने एक्सपीरियंस में अगर मान लो 3 बुलेट पॉइंट्स बना रहे हो तो उन तीनों बुलेट पॉइंट्स के अंदर आप एक्शन वर्ब को यूज़ करो, एक्शन वर्ब से स्टार्ट करो, तो उसका एक अच्छा इम्पैक्ट आता है। उसके अलावा ऑनलाइन टूल्स को आप यूज़ कर सकते हो। कुछ ऑनलाइन टूल्स मैं बता देता हूँ जो बहुत हेल्पफुल रहेंगे ऑडियंस के लिए, जैसे kickresume.com करके एक वेबसाइट है, kickresume.com। उस पर टेम्पलेट्स बहुत अच्छे हैं, तो फ्रेशर्स के लिए टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। आप उसमें फील्ड के अकॉर्डिंग, मार्केटिंग का, डॉक्टर का, एडवोकेट का, या वेबसाइट बिल्डिंग का, जो भी आपकी फील्ड है, बीटेक के लिए, सीएससी के लिए, आईटी के लिए, आप वहाँ पे टेम्पलेट्स ढूंढ सकते हो। ठीक है। तो इट गिव्स यू एन आइडिया कि कैसी समरी लिखनी है। हाँ, समरी से याद आया, रिज्यूमे में प्रोफेशनल समरी अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप एक्सपीरियंस नहीं हो तो प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव लिख सकते हो। करियर ऑब्जेक्टिव हमें स्किप करना चाहिए, वो थोड़ा सा पर्सनल लगता है कि अपने बारे में बात कर रहे हैं। बहुत सारे फ्रेशर्स करियर ऑब्जेक्टिव लिख देते हाँ, हैं। मैं मतलब मुझे लगता है कि कहीं ना लोगों को सिखाया भी जाता है स्कूल कॉलेजेस में कि आपको बताना है कि वो मैंने बहुत वो कॉमन है सी तो लाइन है। सिमिलर सी बात है, देखो लिखनी तो हाँ, वही चीज़ है, लेकिन आप अगर उसको प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव बोल दोगे तो वो उसका अलाइनमेंट ऐसा लगेगा कि यार आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो। हाँ। वहीं उसको करियर ऑब्जेक्टिव लिख देंगे तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूँ, नहीं, हालांकि बात उसमें वही क्या लिखी हुई क्या है। वो लाइन ठीक है कि हम चाहते हैं कि हम इस कंपनी को ग्रो होते देखना चाहते हैं, हम खुद भी इसके साथ ग्रो होना चाहते हैं, क्या जो वो तुमने सेकंड चीज़ बोली कि खुद को भी ग्रो होते देखना चाहते हैं, वो थोड़ा सा मैंने पाइट से पहले एक इंटरव्यू दिया था। पाइट के बाद तो अब हालांकि मैंने कोई इंटरव्यू दिया नहीं है। एक नारसी मोंजी वाला ऑनलाइन मैंने ट्राई किया था बस। तो हालांकि मैनेजमेंट सुन रही होगी तो उनको कहेंगे कि ये ट्राई कर रहा था, हालांकि मुझे मुंबई जाना नहीं था तो मुझे पता था वो रीलोकेट करने के लिए बोलेंगे। तो मैंने पाइट से पहले एक इंटरव्यू दिया था, उसमें मेरे ग्रेड्स बहुत अच्छे नहीं थे 10th स्टैंडर्ड में। तो मैंने करियर ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ था और उसमें लिखा हुआ था कि इट वाज समथिंग रिलेटेड टू माय ग्रेड्स दैट आई हैव अ वेरी गुड एकेडमिक एक्सीलेंट एकेडमिक बैकग्राउंड मैंने लिखा हुआ था। मेरा फर्स्ट राउंड क्लियर हुआ, मेरा डेमो बहुत अच्छा गया। मैंने जो डेमो क्लास जनरली टीचर्स को डेमो क्लास दी जाती है, तो मैंने डेमो क्लास ली, मेरी वो बहुत अच्छी गई। डायरेक्टर से मेरा इंटरव्यू हुआ, वो बहुत अच्छा गया, सैलरी नेगोशिएशन हो गया और मुझे लगा, मैंने कहा यार ये डन हो गया काम। और लास्ट राउंड होता है कि यू गेट टू मीट टू द ओनर्स और द चेयरमैन, और वो बस एक फॉर्मेलिटी होती है। तो नेक्स्ट डे मुझे बुलाया था उन्होंने कि आप नेक्स्ट डे आ जाओ, चेयरमैन से आपको मिलवाएंगे। तो मैं जनकपुरी में कॉलेज है, नाम तो नहीं लूँगा, क्या पता दोबारा जाना पड़ जाएगा अभी। तो मैं चेयरमैन से मिला, उनके सामने मेरा सीवी था और द वे ही स्टार्टेड कि मेरा रिज्यूमे उन्होंने मेरे सामने रख दिया। कहते कैन यू जस्टिफाई दिस एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड फ्रॉम योर मार्क्स और विच यू हैव मैंशनड एयर। तो अब मुझे कुछ तो जस्टिफिकेशन देनी ही थी। मैंने कहा नहीं सर 12th में तो ठीक ही है। कहते नहीं ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं, कहते मतलब जो मेरे पास रिपोर्ट आई सारी चीज़ बहुत अच्छी आई, लेकिन आई हैव दिस इशू, और आप अगर अपने रिज्यूमे पे ये मिस्टेक कर रहे हो तो सॉरी वी विल नॉट हायर यू। तो मैंने आते ही पहले तो सबसे पहले, और आज तक मुझे याद है, 10-12 साल हो गए इस चीज़ को, आज तक मुझे याद है। एक और चीज़ मुझे रिज्यूमे राइटिंग से याद है, हमारा एक स्टूडेंट था 4-5 साल पहले, MBA का ही स्टूडेंट था, और उसने अपने रिज्यूमे में कैनॉट प्लेस में एक एन लगाया हुआ था। अच्छा। तो वो उसने इंटर्नशिप की थी, बेसिकली इंटर्नशिप उसने की थी। तो इंटर्नशिप में जो उसका हेड ऑफिस था वो कैनॉट प्लेस में था, तो कैनॉट प्लेस की स्पेलिंग उसने गलत लिखी हुई थी। सिर्फ इस बेसिस पे उसको नेक्स्ट राउंड के लिए बुलाया ही नहीं गया था। इसलिए जो मेरा एक और टिप था जो मैं देने वाला था कि ग्रामेटिकल एरर्स को अवॉइड करना। और अब तो इतने टूल्स हैं, आप ग्रामरली यूज़ कर लो, क्विलबॉट यूज़ कर लो, चैट GPT यूज़ कर लो, उस पर डाल दो ना कि भाई मेरी ग्रामर ठीक है या नहीं।
तो चैट वो जीपीटी तो बहुत सही है। हाँ सही तो है, लेकिन उसको यूज़ करना, मतलब जिसको कमांड देनी आती है नहीं, अब तो कमांड तो बहुत इजी हो गई ना, तुम्हें कमांड तो अब तुम हिंदी में भी लिख दो ना भाई कि मुझे मेरे लिए हाँ लिख के दो, सब वो कुछ ठीक करके है, देता है। लेकिन आप उससे जो रिस्पॉन्स आते हो बहुत बार वो सिमिलर रिस्पॉन्स हाँ टेक्निकली जब हम करते हैं ना, कई बार कुछ चीज़ें लिखवाते हैं तो वो रिपीट करना स्टार्ट कर देता है उन चीज़ों को। हाँ, ये तो है। तो बहुत, तो उसके साथ खेलना आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत वर्कशॉप्स हैं, मैं पॉडकास्ट देखता हूँ, बीच में वो बताने लग जाते हैं कि ये हाँ चैट जीपीटी की बिल्कुल। ये वर्कशॉप लगा लो। तो ग्रामेटिकल एरर्स टूल्स में बता रहा था, जैसे मैंने किक रिज्यूमे बताया, तो किक रिज्यूमे इज़ अ वेरी गुड टूल फॉर टेम्पलेट्स। overleaf.com है जिस पे रिज्यूमे ATS फ्रेंडली रिज्यूमे बनता है। resume.com है, ATS हाँ फ्रेंडली रिज्यूमे बनता है। rxresu.me करके एक है, उस पे भी ATS फ्रेंडली रिज्यूमे बनता है। हालांकि मैंने इनमें से किसी प्लेटफॉर्म, मैंने किक रिज्यूमे पे बहुत सारे टेम्पलेट्स देखे हैं, बाकी तीनों पे मैंने अभी तक क्रिएट नहीं किया है, मुझे अभी ज़रूरत भी नहीं लगी अपना CV बनाने की। तो हालांकि मैं क्रिएट करूँगा तो अब ATS फ्रेंडली क्रिएट करूँगा, या मैं वर्ड पे, और ये जो आउटकम देते हैं ये डॉक फाइल में ही देते हैं। तो आप इन पे क्रिएट कर सकते हो। दूसरा, जैसे मैंने स्किल सिंकर बताया था, वहाँ से कीवर्ड पता लग जाएंगे, आप हाँ कीवर्ड्स वहाँ से सर्च कर लो, अपने कीवर्ड्स को ऐड कर लो। तो दिस इज़ हाउ यू कैन क्रिएट योर रिज्यूमे और CV। तो बहुत इतना डिफिकल्ट नहीं है अगर आपको अवेयरनेस है। थैंक यू विकास जी, आज आपने बहुत कुछ बताया हमें लिंक्डइन से रिलेटेड, रेज्यूमे से रिलेटेड, जो कि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता थी ये बहुत सारी चीज़ें, और मुझे खुद, खास तौर पे मुझे खुद को भी नहीं पता थी इतनी सारी चीज़ें। इतना डीप नॉलेज मुझे भी नहीं था कि लिंक्डइन और रेज्यूमे को लेके जितनी एक नॉलेज मुझे मिली थी कॉलेज से, स्कूल से, वो बहुत एक बेसिक थी। ये आज बहुत ज़्यादा एडवांस रहा है। थैंक यू सो मच आपका इस पॉडकास्ट पे आने के लिए और हमें बहुत सारी नॉलेज देने के लिए। थैंक यू आकाश, थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया। और मे भी कुछ कंटेंट ऐसा रहा हो कि जो अभी मुझे रिसर्च करना चाहिए, कुछ चीज़ें गलत भी बता दी हो, कोई वेबसाइट मैंने गलत बता दी हो या अच्छे से स्पेल ना कर पाया, ऑल दो एडिटिंग में डाल देंगे उस चीज़ को। हाँ स्टिल ऑडियंस को मैं कहूँगा आई एम अवेलेबल, मेरा लिंक्डइन प्लेटफॉर्म पे मैं हूँ, दिस इज़ विकास नैन, मैंने बताया। मैं इनसे इंस्टाग्राम पे हूँ, फेसबुक पे हूँ, हालांकि मतलब आई होप फ्लड आ जाए। और ऑल्दो एक लास्ट चीज़, चलो कंक्लूड करते हुए, आपको ना 30,000 कनेक्शन मिलते हैं आपके लिंक्डइन पे। अच्छा। जो मैं कनेक्शन की, नेटवर्किंग की हाँ बात हाँ कर रहा हाँ था, हाँ। तो मैं बहुत बार स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि बहुत स्मार्टली यूज़ करना चाहिए। अभी जैसे आई एम अबाउट टू रीच 9,000 कनेक्शंस, जो सिर्फ मेरी फील्ड, मेरी फ्रेटर्निटी टीचिंग से हैं, 9,000 कुछ हैं। तो वहीं पे अगर हम लिंक्डइन टॉप वॉइसेस की बात करें, बिल गेट्स की बात करें, तो लाखों में फॉलोअर्स हैं, बट वो कनेक्शन एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हाँ और तो 30,000 हमारे लिए बहुत बड़ा नंबर है, बिल्कुल। शायद तुम्हारे लिए एक छोटा नंबर अभी रहेगा मुझे लगता है, क्योंकि वंस यू विल ग्रो तो तुम्हारे लिए 30,000 बहुत छोटा नंबर हो जाएगा। तो जब कनेक्शन बनाना स्टार्ट करोगे तो बहुत सोच समझ के कनेक्शन बनाना, किसी को भी रैंडमली ऐड मत करो। बिल्कुल। फेसबुक पे भी 5,000 की शायद पहले फ्रेंड्स की हाँ लिमिट होती थी। इंस्टाग्राम पे तो आई डोंट थिंक देयर नहीं, इज कोई लिमिट नहीं है। कोई लिमिट नहीं है। तो आई होप तुम कहोगे तो लेट्स सी कितने कनेक्शंस आते हैं और क्या बिल्कुल। वो क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेरीज पूछते हैं, तो आई एम देयर। और एक चीज़ बस, तुम्हारा सेटअप बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत थैंक यू सो बढ़िया मच सेटअप सर। है। एक चीज़ कम है, वो आएगी टाइम के साथ। यहाँ पे मुझे लगता है सिल्वर बटन, गोल्डन बटन, वो जो यूट्यूब के आते हैं वो बहुत बहुत जल्दी आ जाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स थैंक यू थैंक्स सो फॉर इनवाइटिंग, थैंक यू सो थैंक यू। मच। अच्छा मुझे ये बताओ आप ना कि यार अपना पेज, मतलब यूट्यूब का मेरा चैनल जो है उसमें मैंने क्या क्या गलती की है। अब जैसे हम बात कर रहे थे ना, मैंने उस टाइम आपको बोला कि मैंने ऑफिशियल वर्ड, मैंने आपसे पूछा था कि ऑफिशियल लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, मैंने अपने यूआरएल में ऑफिशियल यूज़ किया हुआ है, तो मैंने वो ऑफिशियल किया हुआ है यूआरएल में, तो उस चीज़ का बताओ। और आप मेरे चैनल देखो को बहुत फ्रेंकली बताऊंगा तो क्योंकि आकाश भूटानी चाहिए था सिर्फ मुझे, और वो मुझे नहीं मिल रहा था, और वो नहीं मिलेगा मुझे पता है। और मैंने ट्राई भी बहुत किया, मैंने इंस्टाग्राम पे भी ट्राई किया, इवन आकाश भूटानी करके मेरा इंस्टाग्राम पे हैंडल है, लेकिन उसमें फिर यूट्यूब पे तो सेम नाम से मिल जाते हैं ना, मेरे विकास यूआरएल जो होता है, यूआरएल, यूआरएल का होता है ना, यूआरएल नहीं मिलता। आकाश भूटानी तो है, लेकिन यूआरएल सिर्फ आकाश भूटानी नहीं मिला मुझे। और दूसरा क्या है कि इंस्टाग्राम पे आकाश_भूटानी_ है मेरे पास, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं ये अवॉइड करूँ डॉट और भूटानी और सब चीज़ें, तो दैट्स वाई मैंने आकाश भूटानी ऑफिशियल किया था। देखो पहले तो ये देखो कि कितना कंटेंट शिफ्ट करना पड़ेगा, क्या अभी पॉसिबिलिटी है भी या नहीं इन चीज़ों की। मुझे लगता है यूआरएल चेंज करना कोई मेरे को अभी फ़िलहाल इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई बड़ी बात नहीं रहेगी, क्योंकि मैंने अपना यूआरएल बहुत सारी जगह पे नहीं डाला हुआ। यूआरएल मैं चेंज कर सकता हूँ इफ़ अगर आप मुझे कोई अच्छी टिप बता सकते हो तो।
नहीं, मैंने जो चीज़ें बताई उसमें देख लो, तुम्हें ज़्यादा प्रोफेशनल क्या लगता है या रिक्वायरमेंट भी है नहीं। जैसे तुम्हारा पॉडकास्ट विद आकाश मैंने देखा था कि पॉड टॉक्स विद आकाश, वो पॉड, हमारे शो का नाम है। हाँ तो उसी से रिलेटेड क्यों नहीं बना लेते हो? जस्ट अ URL, सजेशन। हाँ, सेम रहेगा, इजी टू सर्च रहेगा। क्योंकि मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी पॉड टॉक्स विद आकाश है, चैनल पे कहीं पे भी लिखा नहीं हुआ है, मतलब डिस्क्रिप्शन में तो लिखा हुआ सर्च है। करके देखो, अगर सारे सेम मिल रहे हैं तो ओके। मतलब मैं बस एक सजेशन हाँ, सजेशन दे रहा हूँ। मुझे मैंने अपने चैनल का नाम सिर्फ आकाश भुटानी इसलिए रखा हुआ है, बजाय कि पॉड टॉक्स या कोई और कुछ क्रिएटिव क्योंकि बाकी चीज़ें भी तुम करते हो तो वो नहीं, बाकी चीज़ों से रिलेटेड नहीं, कि एक तो ये था मेरे को कि सिर्फ अपने नाम को यूज़ करना है, और उससे मेरे को फ़ायदा भी मिला है। अगर मैं जैसे मैं बात करूं कि अगर मैं कोई रख लेता, अब जैसे मैं वेड बंधन रखा है मेरे अपने हाँ वेडिंग वाले पेज हाँ, का मैं नाम, फॉलो करता हूँ है ना। उसको। वो तो अब मुझे लगता है कि कहीं ना वो वेड बंधन उस सर्च इंजन में आने के लिए स्ट्रगल कर सकता है, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी ना। तो इसलिए मुझे लगा कि अगर मैं सिर्फ नाम रखूंगा आकाश भूटानी, तो आकाश भूटानी मैंने यूट्यूब पे भी सब जब सर्च किया तो लोग हैं, प्रोफाइल है, काम नहीं कर रहे। अगर मैं काम कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ और मैंने उनसे ज़्यादा काम कर लिया है, तो मैं शायद सबसे ऊपर आ जाऊँगा। और ऑलरेडी टचवुड मैं सिर्फ आकाश भूटानी लिखने पे सबसे ऊपर आता हूँ। तो मुझे लगता है कि शायद सिर्फ नाम ही रखना देखो मेरे लिए यूट्यूब ज़्यादा पे तो better- मैं तो कहूँगा नाम से ही होना चाहिए। जब बिल्कुल। तुम्हारा कंटेंट चलेगा, तुम्हारा काम चलेगा, तो ऑब्वियसली तुम ही सबसे ऊपर रैंक करोगे और ढूंढेंगे लोग तुम्हें। मैं विकास नैन से यूट्यूब पे हूँ और 4-5 विकास नैन आते हैं, लेकिन कंटेंट सबसे ज़्यादा मैंने ही डाल रखा है, हाँ, तो वो और मेरी फ़ोटो से बहुत ईजिली पता लग जाता है।